In this video, we discuss detailed characters analysis of the play The Dreamers, written by Jack Leonard Davis. The first character of the play is Vuru is an old Aboriginal man. जो बेसिक टर्म्स हैं, एबोरिजिनल क्या है, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस कौन होते हैं, नूंगर क्या है, ये कि मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताई हुई हैं। वुरू को हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। तो इसके कैरेक्टर की जो सबसे पहली फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि ये एक ओल्ड एबोरिजिनल मैन है। सो एबोरिजिनल एक ऑस्ट्रेलियन लोग हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड या माइनॉरिटी के तौर पे कंसिडर होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। वुरू को प्ले में एक एल्डरली मेंबर ऑफ द एबोरिजिनल कम्युनिटी के तौर पे दिखाया गया है। एक बुजुर्ग है, एक बड़ा बंदा है और उसकी उम्र बताती है कि उसके पास एक खजाना है एक्सपीरियंसेस का, तजर्बात का, और उसके जो कनेक्शंस हैं वो अपने ट्रेडिशन के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ और अपने लोगों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और ये एक बुजुर्ग बूढ़ा एबोरिजिनल मैन है, आदमी है, जो कि एक सिंबॉलिक फिगर भी है इस प्ले में, और वो सिंबलाइज कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है विजडम को, ट्रेडिशंस को और कल्चरल हेरिटेज को एबोरिजिनल कम्युनिटी के लिए। तो एज के साथ जो एक सेंस है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, इंसाइट है, परसेप्शन है, आस्टूटनेस है, इंटेलिजेंस है या एक्यूमेन है एक बंदे का, वो डेवलप होता है। तो बेसिकली इसकी बुजुर्गी में, इसकी उम्र के ज्यादा होने में तजर्बा दिखाया गया है, एक्सपीरियंस दिखाया गया है और ट्रेडिशंस और हेरिटेज का कि उसने अपनी एक लंबी जिंदगी के अंदर कितनी बहारें और कितनी खजाएं देखी हैं। तो उन सब का तजर्बा, सब दुख, परेशानियां, मुसीबतें, स्पेशली जो एबोरिजिनल लोगों ने झेली हैं हिस्ट्री में, उनका ये चश्मदीद गवाह है और वो इसके साथ भी गुजरी हैं। तो वुरू बेसिकली एक सिंबॉलिक के तौर पर भी लिया जा रहा है एबोरिजिनल कम्युनिटी के लिए। तो इसका जो कैरेक्टर है उसमें रेजिलियंस है और वो इंडिजिनस पीपल जो हैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और अपने लोगों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो इसकी जो रेजिलियंस है वो फ्लेक्सिबिलिटी है और उसकी एक टुवर्ड्स लैंड और टुवर्ड्स कम्युनिटी और अपने लोगों के लिए इसके अंदर एक स्पिरिट है, एक जज्बा है। हम इस कैरेक्टर को इसके रिलेशंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। सो वुरू को प्ले में डिस्क्राइब किया गया है कि वो डॉली नामी एक खातून का अंकल है और ये फैमिली कनेक्शन है जो प्ले में उसका नजर आ रहा है। और ये जो रिलेशनशिप है इसका, वो एक इमोशनल डेप्थ कैरेक्टर के अंदर शामिल करता है और जो फैमिली के साथ उसका कनेक्शन है या फैमिली टाइज हैं या फैमिली का एक आपस में बंधन है, वो भी प्ले के अंदर एबोरिजिनल कल्चर की एक सिग्निफिकेंट फीचर के तौर पे प्ले में हमें नजर आता है कि किस तरह ये लोग आपस में रिश्तेदारियों में रहते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक में रहते हैं। तो वुरू डॉली का अंकल है। ये कहानी में आप ज़हन में रखेंगे तो आपको आगे काम आएगा। एक और कॉन्टेक्स्ट है, वो है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो उसकी एज को अगर हम देखें तो वुरू जो है इसने अपनी एबोरिजिनल ट्रेडिशंस और कस्टम्स जो हैं उनको देखा है और उनको प्रिजर्व किया हुआ है। यानी कि ये इसके सीने में वो चीजें दफन हुई हुई हैं और इससे कोई पूछे तो उसको कोई बुक या कोई चीज देखने के लिए या किसी चीज को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही अपने आप में एक प्रिजर्वर है, संभाला हुआ है इसने। एबोरिजिनल ट्रेडिशन और कस्टम्स की लाइब्रेरी है वुरू खुद। उसका जो कैरेक्टर है ये एम्फसाइज करता है कि जो कल्चरल नॉलेज है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए, पास होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है उसके मुताबिक। और ओवरऑल जो कल्चरल कंटिन्यूटी की थीम है वो वुरू के कैरेक्टर से हमें नजर आती है कि ये अपनी एबोरिजिनल कम्युनिटी की और एबोरिजिनल पीपल की जो ट्रेडिशन है और जो उनका कल्चर है उसको ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहता है। जो टोन है इस प्ले की वो एलोजिक है, एक मोर्नफुल है, सैड है, मेलंकलिक है, एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग उसमें आती है, लेमेंटिंग है इसकी ना, चीयरफुल नहीं है। तो ये हम नोट कर सकते हैं कि थ्रू आउट द प्ले जो टोन है उसमें एक सैड सा एक एलिमेंट है, एक बुझी बुझी, एक मेलंकलिक किस्म की टोन है जिसके अंदर परेशानी है, एक आसूदगी सी है, एक सरासीनगी सी है। सो ये रिफ्लेक्ट करती है ट्राइबल पास्ट को कि इनके जो कबीले का पास्ट है वो कोई अच्छा नहीं रहा और उन्होंने बहुत मुश्किलें और परेशानियां झेली हैं जो कि इस कैरेक्टर की इतनी उम्र में हड्डियों में और खून में और जिस्म में रच बस गई हैं कि इसके चेहरे और इसके जिस्म से ही वो एक आसूदगी और एक परेशानी और एक टेंशन नजर आती है। सो वुरू का जो कैरेक्टर है एक बुजुर्ग आदमी है और इसने प्ले में ये कंट्रीब्यूट किया है और एम्बॉडी किया है एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया कि जो रिग्रेटफुल एक फीलिंग होती है पास्ट की, जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ होता और आप उसको याद करते हैं और आपके दिल में रिग्रेट आते हैं।
तो वो एक रिफ्लेक्ट करता है कि जो बायगॉन एरा है, जो टाइम गुजर चुका है, उसकी यादें इसके जिस्म का हिस्सा बनी हुई हैं और जो उसके चेहरे से रिफ्लेक्ट होती हैं और वो प्ले के अंदर एक मेलंकलिक, एक आसूदगी और एक परेशानी की टोन को कायम रखती हैं। सोशल कमेंट्री है ये। जैक डेविस जो है, इन्होंने द ड्रीमर्स जो लिखा है तो एक पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, स्पेशली एबोरिजिनल लोगों की, और ये एक इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन लोगों की जिंदगी में, कि जो कुछ पास्ट में उन्होंने बर्दाश्त किया है वो भी चेंज होना चाहिए। जिस तरह के इन्होंने स्टोलन जनरेशन वाला जो मैंने पहले जिक्र किया था इनके इंट्रोडक्शन में, कि जो बच्चे थे जिनको पेरेंट्स से अलग कर दिया जाता था, और ये एक बाकायदा कानून बना हुआ था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से एपार्टाइड की तरह, तो मींस बहुत ही जुल्म बर्दाश्त किया इन लोगों ने। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हुई हैं, कस्टोडियन किलिंग्स जो हुई हैं, ये पूरा इनकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बयान किया है, वो आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। सो वुरु का कैरेक्टर जो है ये अगेन सर्व करता है और कन्वे करता है सोशल कमेंट्री और चैलेंजेस जो इंडिजिनस कम्युनिटीज जो हैं, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, वो जो फेस कर रहे हैं, वो इसने बयान किए हैं अपनी कहानी में वुरु के कैरेक्टर के थ्रू। सो एक पॉसिबली स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट भी है इसके अंदर, एक पॉसिबिलिटी है उसमें कि ओल्ड कैरेक्टर है और एबोरिजिनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये जो मेटाफिजिकल एलिमेंट होते हैं या जिनमें एक होलीनेस होती है, एक रिलीजियसनेस होती है, एक डिवोटेडनेस होती है, द एलिमेंट ऑफ पिटी एंड अनवर्डलीनेस एंड सैंक्टिटी एंड मिस्टिसिज्म, ये एलिमेंट जो है इसके कैरेक्टर से हमें एसोसिएट होता नजर आता है। क्योंकि बुजुर्ग है तो बुजुर्ग वैसे भी मतलब जिस तरह उनका एहतराम और अदब बढ़ जाता है, वो वाला कॉन्सेप्ट, तो इनका कैरेक्टर जो है इसको स्पिरिचुअल बिलीफ से भी लिंक किया जा सकता है और उन प्रैक्टिसेस से, और एबोरिजिनल कम्युनिटी के अंदर ये एक और डेप्थ ऐड करता है कि जो बुजुर्ग होते हैं तो उनके पास और तो कुछ करने की इस तरह की एक्टिविटी होती नहीं, तो उनका टुवर्ड्स रिलीजियस एक्टिविटीज, ये वो भी अपनी मौत सामने देख रहे होते हैं, तो जिंदगी के बाद की जो मौत के बाद की जो जिंदगी है, या अपनी जो एक सुप्रीम डीटी या जो अल्लाह या खुदा या जो भी आपका रिलीजन है, उसकी जो भी सुप्रीम पावर है, उसकी जो आपका बिलीफ है, उसकी जो आप इबादत में टाइम गुजारते हैं, आप प्रेयर्स में जो टाइम गुजारते हैं, उसका एलिमेंट हम उसको एक स्पिरिचुअल एलिमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉली। तो डॉली जो है इसको हम फैमिली कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली ये एक नीस, वुरु की नीस है, भांजी है उसकी ना। मैं अक्सर कंफ्यूज कर जाता हूँ भांजी भतीजी, लेकिन मीन्स वुरु जो है उनकी ये नीस है। तो ये एक फेमिलियल रिलेशनशिप विद इन द प्ले है, एक खानदानी ताल्लुक है इनका, और ये रिलेशनशिप जो है ये प्ले के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल करता है और शेप करता है कैरेक्टर को। जो डॉली है उसके कैरेक्टर को ये रिलेशनशिप शेप करता है, और जो इंटरेक्शन है फैमिली मेंबर्स के साथ उसमें भी इसका वुरु की नीस होने का जो रिलेशन है वो हमें रिफ्लेक्ट होता नजर आता है। एक मेटरनल रोल है इस खातून का, माँ का जो इसने किरदार अदा किया है, तो उस मेटरनल रोल में ये मीना की माँ है, शेन की माँ है और पीटर की माँ है। सो 3 लोग हैं जिनकी ये माँ है, उन कैरेक्टर्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि जो कैरेक्टर है ये भी डीपली इन्वॉल्व है डायनेमिक्स में, जो एबोरिजिनल फैमिली है, और ये पोर्ट्रे कर रहे हैं प्ले के अंदर डिफरेंट फैमिली रोल्स जो आपस में एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेडनेस का एलिमेंट है। ये प्ले बेसिकली इस फैमिली की 6 महीने की रुदात सुनाता है। ये आगे जब इसकी समरी हम पढ़ेंगे और जो इंट्रोडक्शन की वीडियो बनी है उससे अगर आप थोड़ा सा इसको लिंक करेंगे तो एक 6 मंथ का इस फैमिली के ऊपर जो टाइम गुजरा है और उसमें जो वुरु के और जो इससे रिलेटेड कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंसेस हैं उनको इस प्ले में डाला गया। नेक्स्ट जो डॉली है उनका एक रोल है एवरीडे स्ट्रगल, एक कोशिश है, एक हलचल है इसकी जिंदगी के अंदर और सुकून नहीं है। तो ये वॉलेज फैमिली से ताल्लुक रखते हैं ये सारे लोग, और जो डॉली है इसका जो कैरेक्टर है वो एंगेज होता है और पूरी स्टोरी में रोजाना की जो जिंदगी है सुबह से शाम तक के मामलों को नेविगेट करता है, चलाता है। और ये प्ले ये भी एक्सप्लोर करता है कि एज ए फैमिली मेंबर और एक खातून होने के नाते वो कितनी स्ट्रगल करती है और कितनी कोशिश करती है, और इट शेड लाइट्स ऑन द इश्यूज सच एज कल्चरल प्रिजर्वेशन, कि हमने कल्चर को बचा के रखना है, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है, और जो सोशियो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं कि सोसाइटी में सर्वाइव करना है और अपने घर की एक जो एक आप समझ लें इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको पूरा करने को भी लेके चलना है, ये उसके आसपास घूमता है। सो आइडेंटिटी और प्रिजर्वेशन का एलिमेंट जो है, ये जितने भी लोग जो होते हैं मार्जिनलाइज्ड होते हैं या जिनको किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है या किसी भी किस्म के प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में, तो ये उनके अंदर एक किस्म की बिल्ट इन फीचर हो जाता है कि वो जो कुछ होते हैं उनके जो वो और अपने आप में वो खुद को मेंटेन करवाने की कोशिश और जद्दोजहद में रहते हैं कि हमारा तशख्खुस, हमारी आइडेंटिटी प्रिजर्व रहे, कायम रहे, और हमारा कल्चर जो है वो भी कायम रहे। तो सिंबल ऑफ रेजिलियंस है ये खातून।
सो डॉलीज कैरेक्टर जो है ये रेजिलियंस, स्ट्रेंथ ऑफ एबोरिजिनल वुमेन के तौर पे बयान कर रहा है कि वो 3 बच्चों की माँ है और किस तरह वो मसाइल की और एडवर्सिटीज को फेस कर रही है और स्ट्राइव कर रही है, कोशिश कर रही है, लगी हुई है, भाग दौड़ कर रही है, फैमिली की केयर कर रही है। और उसके एक्सपीरियंस जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि सर्वाइवल और एडेप्टेशन की जो थीम है, मीन्स कि वो सर्वाइव भी कर रहे हैं और जो माहौल बन रहा है आसपास उनके, उसके हिसाब से अडेप्ट भी कर रहे हैं, अपने आप को तब्दील भी कर रहे हैं। So next, connection to the Aboriginal heritage. So cultural context में इस प्ले के अंदर डॉली जो है इसको इस तरह से भी पोर्ट्रे किया जा सकता है कि उसकी जो डेडिकेटेड किस्म की एक लाइफ है जिसमें वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रही है और एबोरिजिनल कल्चर खुद से अपने बच्चों में शिफ्ट कर रही है, वो इसकी कंटिन्यूटी ऑफ हेरिटेज को इसके कैरेक्टर के अंदर सिंबलाइज करता है। क्योंकि ये खुद कैरेक्टर और अपने कल्चर के साथ कनेक्टेड है, तो ये अपने बच्चों में भी अपना कल्चर शिफ्ट कर रही है और जो गुरु भी यही चाहता है एज ए एल्डर फैमिली मेंबर के हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनमें एबोरिजिनलिटी का एलिमेंट चलता रहे। सो चैलेंजेस और सेक्रीफाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एज ए फीमेल कैरेक्टर जितने इसने मसाइल फेस किए हैं एबोरिजिनल कम्युनिटी में होने के साथ, नेट पे भी आप देख सकते हैं और जो इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया, वो तमाम मसाइल, वो तमाम स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस, उसके बावजूद सोसाइटी में ये खुद को सर्वाइव भी करवा रहे हैं, अपना जो एक दिन की एक तमाम मामलात हैं वो भी निभा रहे हैं और प्रिजर्व भी कर रहे हैं अपने कल्चर को, और साथ साथ तमाम सफरिंग्स में खुद को एज एन एबोरिजिनल कम्युनिटी मेंटेन भी करवाया हुआ है। एक इमोशनल रेजोनेंस भी है इसके कैरेक्टर के अंदर और उसको हम इस एंगल से देख सकते हैं कि डॉली का जो कैरेक्टर है उसमें थ्रू आउट एक इमोशनल जर्नी है। खवातीन वैसे भी इमोशनल होती हैं, फिर ये एक माँ है तो इसकी जो लेवल ऑफ इमोशनल एक्सपेक्टेशंस हैं वो और ज्यादा है और ये एक फोकल पॉइंट है प्ले के अंदर। और ये कैरेक्टर जो है इसकी थ्रू आउट द प्ले डेवलपमेंट भी दिखाई गई है और इसके कैरेक्टर में इमोशंस के, रेजिलियंस के और कॉम्प्लेक्सिटीज के और एक फैमिली यूनिट में इसके रोल की डिफरेंट लेयर्स दिखाई गई हैं। यानी कि ये एक कैरेक्टर, लेकिन ये मुख्तलिफ रोल्स के अंदर, मतलब भांजी के रोल में, माँ के रोल में, बीवी के रोल में, घर को चलाने वाले के रोल में, ढेर सारे रोल में ये दिखा रही है। उसने सारी फैमिली को कनेक्ट करके रखा हुआ है। सो इंटरेक्शन विद अदर कैरेक्टर्स, तो इसका जो अदर लोगों के साथ है तो गुरु की ये नीस है और ये एक कैरेक्टर में डेप्थ शामिल करती है कि ये नीस है और उन्होंने अपने बुजुर्ग का भी ख्याल रख रही है और उसके साथ भी एज फैमिली ये सर्वाइव कर रही है, मीन्स के एक कनेक्ट है अपनी एल्डर जनरेशन के साथ। फिर इसकी एक इंटरजेनरेशनल डायनामिक्स भी है कि नीचे इसके बच्चे हैं, ऊपर वो बुजुर्ग है, तो दरमियान में ये मतलब एक ऐसी जनरेशन है तो दोनों जनरेशन के दरमियान एक टग ऑफ वार है जिसमें एक फैमिली बॉन्ड को और एक शेयर्ड हेरिटेज को ये सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं और ओवरऑल लाइफ जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। एक ऑडियंस की परसेप्शन बनती है इसके बारे में, तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके कैरेक्टर को डिस्कस करें तो एज एन ऑडियंस, मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे दिल में उसके लिए प्यार जागता है, मोहब्बत जागती है, एक एम्पैथी जागती है, एक रहमदिली का आंसर आता है। ये मैं चाहता हूं कि मैं होता तो मैं उसकी हेल्प कर रहा होता, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा होता या किसी भी तरीके से मैं उसको हेल्प करता। तो एज एन ऑडियंस जब हम इसको देखते हैं तो हम हमारे दिल में इसके लिए एक नरम गोशा पैदा होता है, एक एलिमेंट ऑफ सॉफ्टनेस और एक टचिंग सी फीलिंग आती है। सो इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको अगर ह्यूमनाइज करके हम थोड़ा सा प्ले में रेगुलेट करने की कोशिश करें तो ये एक लाइफ की रियलिटीज जो हैं, जो एबोरिजिनल फैमिलीज फेस कर रही हैं, उनको एलिमिनेट करती है, हम तक पहुंचाती है। अगेन सोशल कमेंट्री भी है इसका कैरेक्टर, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव है एबोरिजिनल वुमेन, ये एक फिगर है जो रिप्रेजेंट कर रही है एबोरिजिनल वुमेन को। तो प्ले में इसका जो सोसाइटल रोल है, उसके चैलेंजेस, उसके कंट्रीब्यूशंस और एज एन इंडिजिनस वुमेन, एक लोकल वुमेन होने का जो उसका एक नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर एक सोशल कमेंट्री भी है कि एबोरिजिनल वुमेन कितना स्ट्रगल कर रही है और कितनी सफरिंग से गुजर रही है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द कैरेक्टर ऑफ मीना। शी इज अ 14 years old गर्ल। एज एंड आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव में अगर देखें कि इसकी मेंटल ग्रोथ क्या है या इसका रिएक्शन क्या है, कि 14 साल का बच्चा या बच्ची जो होती है वो किस तरह बिहेव करती है, तो ये एक एबोरिजिनल गर्ल है जो ये गर्ल जो है, ये लड़की उस माहौल के अंदर, उस डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो शेप कर रही है उसके एक्सपीरियंसेस को, उसके पर्सपेक्टिव्स को, उसके इंटरेक्शंस को प्ले के अंदर। तो हमने इस प्ले को जब भी देखना है तो इसको मीना कैरेक्टर में नहीं देखना, इसको हमने देखना है कि ये 14 साल की लड़की है, तो मीन्स कि एक चिड़िया दुनिया को चिड़िया की नजर से देखती है और एक बाज दुनिया को बाज की नजर से देखता है। तो मीन्स कि एक बड़ा गुरु का कैरेक्टर है, वो सोसाइटी की डेप्थ को जो समझेगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो डिफरेंट है।
डॉली जिन एक्सपीरियंसेस से गुजर रही है वो डिफरेंट है, मीना अपनी उम्र के हिसाब से जिन एक्सपीरियंसेस से गुजर रही है वो डिफरेंट है। सो कमिंग ऑफ एज थीम है इसके अंदर। सो मीना जो है एक अर्ली टीन्स में है और ये कमिंग ऑफ एज जर्नी थ्रू आउट द प्ले के मीन्स इस जो ये अपनी वालदा को देख रही है तो ये मीन्स थोड़ा सा हम फोरसी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसने भी उसी ही रोल में होना है और उसी तरह चक्की में पिस रहा होगा। और उसका कैरेक्टर जो है उसकी डेवलपमेंट से हम चैलेंजेस, डिस्कवरीज और ट्रांजिशंस और ये जो एक एडोलेसेंसी है पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट एबोरिजिनल फैमिली के अंदर हम फील कर सकते हैं कि एक फैमिली जो इतनी मतलब प्रॉब्लम्स में है तो उसमें यूथ या प्यूबर्टी के एज में या टीनेजर्स जो हैं वो किन मसाइल का शिकार होंगे, हम वो मीना के कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एक कल्चरल कनेक्शन का जो थीम है वो कनेक्टेड है जिस तरह के इनकी माँ डॉली इन तक वो शिफ्ट करना चाह रही है कल्चर, तो वॉलेज फैमिली जो है मीना उसको सिंबलाइज कर रही है कि ये वो यंगर जनरेशन है जो प्रिजर्व करेगी और कंटिन्यू करेगी एबोरिजिनल कल्चरल हेरिटेज को जैसे जैसे बड़े होगी। तो एक जनरेशन दुनिया से जा रही है गुरु की शक्ल में और मीना की शक्ल में एक नई जनरेशन तैयार हो रही है। तो उसका जो कैरेक्टर है वो ग्रैपल करता है, पकड़ता है बड़ा, और क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनसे डील करता है थ्रू आउट द प्ले। सो एजुकेशनल एस्पिरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस कैरेक्टर को देख सकते हैं कि इसके जो मोटिव हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसकी जो एस्पिरेशन है, एम्बिशंस हैं, इसके गोल्स हैं, इसके जो इसने टारगेट सेट किए हुए हैं, गिवन सेटिंग और गिवन टाइम पीरियड में मीना का कैरेक्टर जो है उसको चैलेंजेस फेस आ रहे हैं तालीम हासिल करने में, क्योंकि कोई अच्छे हालात नहीं है एबोरिजिनल्स के लिए। सो जो प्ले है इसके अंदर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वी कैन डेल्व इनटू दी सिस्टमैटिक बैरियर्स एंड लिमिटेशंस दैट एबोरिजिनल चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स एनकाउंटर्ड इन एक्सेसिव एजुकेशन। सो मीन्स ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स या माइनॉरिटीज के लिए द वे जैक डेविस हैज प्रेजेंटेड के तालीम हासिल करना और स्पेशली लड़कियों के लिए मसला है। नेक्स्ट इज सिबलिंग डायनामिक्स। सो मींस ये जो इसके ताल्लुक है, सिबलिंग बेसिकली कहते हैं जो हमारे रिश्ते होते हैं बहुत क्लोज खूनी रिश्ते जिसमें भाई हैं, बहनें हैं, फैमिली के ताल्लुक हैं, जिसमें हमारे मतलब जीनियोलॉजिकल जीन्स जिनसे हमें ट्रांसफर हो रहे हैं उन ताल्लुकात को कहते हैं। सो मीना का जो रिलेशनशिप है अपने सिबलिंग शेन और पीटर के साथ और फैमिली की डायनामिक्स जो हैं और जो ये सिबलिंग का इंटरेक्शन है इसमें जो स्पोर्ट का एलिमेंट है, राइवलरी का एलिमेंट है और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है, मींस के एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, उससे भी होते हैं, जिस तरह कजन राइवलरी का एक कॉन्सेप्ट है। वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं शेयर्ड किस्म की एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। सो जो फीमेल पर्सपेक्टिव है मीना के कैरेक्टर से अगर हम देखें कि मैं हूं मीना और मैं अभी देख रहा हूं दुनिया को, तो प्ले ने ये हमें बताया है कि उस 14 साल लड़की के एक्सपीरियंसेस क्या हैं एबोरिजिनल गर्ल के तौर पे, वो कैसे परसीव कर रही है एज अ फीमेल पूरी कम्युनिटी को। सो तालीम के जो मसाइल है और इस तरह की जो बाकी चीजें और जो घर के मसाइल हैं वो जब बच्चे सोचते हैं तो बच्चे कैसे सोचते होंगे कि यार ये वालिदैन को क्या मसला है, ये क्यों लड़ झगड़ रहे हैं, ये क्यों परेशान है, ये क्यों नहीं हमारी फीस स्कूल की दी जा रही है, मुझे नया बैग क्यों नहीं लेके दिया जा रहा, या मुझे यूनिफॉर्म नहीं क्यों नहीं मिली। तो वो थोड़ा जिस तरह से परसीव करते हैं कि मतलब वालिदैन, और कुछ बच्चे इतने सियाने हो जाते हैं उम्र से पहले ही कि वो इस तरह की डिमांड्स भी नहीं करते। इसको इस तरह का एक एलिमेंट है। सो जो पर्सपेक्टिव हाईलाइट कर रहे हैं जेंडर स्पेसिफिक चैलेंज और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स को हिंडर कर रहा है, तो वो ब्रॉडर एबोरिजिनल नैरेटिव के अंदर बयान किया गया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मीना। नेक्स्ट एक और पर्सपेक्टिव है कि सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज भी अटैच्ड है मीना के कैरेक्टर के साथ। तो इसकी जो एडवर्सिटीज है बेसिकली अगर जेब में पैसा है तो कोई मसला नहीं है। सो मींस अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड्स एंड एन एम्प्टी पर्स इज अ कर्स। इन दो चीजों को अगर हम देखें तो बिल्कुल इसी तमाम मसाइल ही है कि इफ यू आर फाइनेंशियली वेल एवरीथिंग गोज वेल ना। सो हर चीज रेजोनेट कर जाती है और फ्रीक्वेंसी उसकी मैच कर जाती है अगर आपके जेब में मींस के कुछ है तो। सो जो पर्सनल स्ट्रगल है और एक ब्रॉडर सोसाइटल इश्यूज रिफ्लेक्ट किए गए हैं एक मिनिएचर सी और एक स्मॉल स्केल वर्जन में, या एक माइक्रोकॉस्म जो दिखाया गया है मीना की सूरत में कि मींस उनके बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज दिखाई गई हैं कि हकीकत में वो किन किन मसाइल का सामना कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप विद डॉली, सो डॉली का जो रिलेशन है, सो मीना का रिलेशनशिप उसका माँ और बेटी का है और ये एक की एस्पेक्ट है कैरेक्टर का कि मोस्टली जो बच्चियां हैं वो अपनी वालदा से अपने कैरेक्टर को ओन करके आगे कंटिन्यू करती हैं। सो ये प्ले एक्सप्लोर कर रहा है नुएंसेस, बड़ी इंट्रिकेसीज और डेलिकेट किस्म की जो डिटेल्स बताई गई हैं मदर डॉटर बॉन्ड की, इनका आपस में जो ताल्लुक है और फिर जो थीम को सपोर्ट कर रहा है और ओवरऑल कम्युनिकेशन जो वो आपस में कर रही हैं और जो जनरेशनल डिफरेंसेस हैं या एक आप समझ लें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या आर्गुमेंट या एक रिटोरिक है जो फैमिली के अंदर, उनको भी
एक एज अ की फीचर हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज नेविगेटिंग ड्यूअल आइडेंटिटी। सो मीना का कैरेक्टर जो है वो एक इंटरसेक्शन पे है, एबोरिजिनल आइडेंटिटी उसकी है और वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस भी है। पीछे उसको खींच रही है अपनी फैमिली, आगे उसको खींच रहा है वेस्टर्न कल्चर, और उसके दरमियान लटकी हुई है मीना, और ये है डुअल आइडेंटिटी जो नेविगेट कर रही है उसके दरमियान मीना। मीन्स कि टू एंड फ्रो एक मोशन है, एक आगे वेस्टर्न कल्चर है, पीछे अपनी एबोरिजिनलिटी है और दरमियान में मीना है। सो ये जो नेविगेशन ऑफ द ड्यूअल आइडेंटिटीज है, ये भी एक सेंट्रल थीम है इस कैरेक्टर की, जो कि एक टेंशन और एक हार्मनी और एक ट्रेडिशन और एक मॉडर्निटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। एक ट्रेडिशन एबोरिजिनल एंड मॉडर्निटी जो आगे वेस्टर्न कल्चर में नजर आ रहा है। सो वॉइस ऑफ द यूथ एक लास्ट फीचर के तौर पे हम डिस्कस करते हैं। मैंने कोशिश की है जितना मतलब इसमें से निकाला जा सके ना इसके कैरेक्टर में से। सो मीना का जो कैरेक्टर है ये एक रिप्रेजेंटेटिव वॉइस है, आवाज है जो डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव्स और अपने कंसर्न्स जो इसकी सोचें हैं, ये जो इसकी एनेक्सिटीज हैं, ये वरीज हैं और फियर्स जो इसके हैं, जो इसकी होप है एज ए यंग जनरेशन, वो एबोरिजिनल कम्युनिटी में दिखा रही है कि हर किसी को एक अच्छा फ्यूचर सामने नजर आ रहा हो तो वो उसको दिल करता है कि वो उधर जाए। लेकिन जो एल्डर जनरेशंस होती हैं वो उसको अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रखना चाहती हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जड़ें ही छोड़ देंगे फिर आप ऐसे शुतर बेमुहार बनेंगे कि वो वेस्टर्न कल्चर या किसी भी मॉडर्निटी के चक्कर में ना आप घर के रहेंगे ना आप घाट के रहेंगे। तो इसको एक अल्लामा इकबाल का शेर भी है, सनोबर बाग में आजाद है, पाबाए गिल भी है। यानी कि सनोबर का दरख्त जो है बहुत बड़ा दरख्त है और इतना ऊंचा दरख्त है कि तमाम दरख्तों से ऊंचा है और वो आजाद है। जो दरख्त इधर उधर नहीं देख सकते वो अपनी ऊंचाई की वजह से इधर उधर देख सकता है, लेकिन पाबाए गिल भी है, उसकी जड़ें जमीन के अंदर मट्टी के अंदर धंसी हुई हैं। इसका मतलब कि वो जमीन के अंदर उसकी जड़ें नहीं होगी तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा तो उसकी आजादी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली आजादी भी किसी न किसी कनेक्शन के साथ ही जुड़ी होती है। सो हर एक्सपीरियंसेस कंट्रीब्यूट टू दी मल्टी जनरेशनल स्टोरी टेलिंग विद इन द प्ले। मतलब एक ऐसी कहानी सुनाई जा रही है जिसमें एक से ज्यादा जनरेशंस का रंग रंगा हुआ है और उसमें ख्वाहिशें हैं, होप है, कंसर्न्स हैं और पर्सपेक्टिव्स हैं डिफरेंट। नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ शेन। सो शेन इज 2 years younger than मीना। सो ये एक 12 साल का एक बच्चा है। इसकी भी एज और आइडेंटिटी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मीना एक पर्सपेक्टिव से गुजर रही है। सो एक एबोरिजिनल बॉय है और एक कल्चरल बैकग्राउंड जो उसके एक्सपीरियंसेस को शेप कर रहा है और उसके प्ले के अंदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव्स को बयान कर रहा है। बस 2 साल छोटा मीना से और उसी फेज से गुजर रहा है जिस तरह मीना गुजर रही है। इसकी चाइल्डहुड इनोसेंस जो है तो ये एक प्री एडोलेसेंट बॉय है, मींस कि एक समझदारी के अभी उस तक नहीं पहुंचा ये, और एक मतलब प्यूबर्टी से पहले की स्टेज है, प्री टीन, मतलब कि एडोलेसेंट से भी प्री, एक यंग चाइल्ड लाइक एक बच्चा है। सो इसका कैरेक्टर जो है उसमें हम इनोसेंस और नेविटी देखते हैं, एक मासूमियत है और एक अनजानापन है। नेविटी एक अनजानापन या इनोसेंस बेसिकली। सो इसका एक जो वर्ल्ड व्यू है ये कैरेक्टराइज होता है बच्चे के तौर पे, मतलब वही कि ये चिड़िया की तरह दुनिया को देख रहा है। अभी इसने बाज बनना है, बाज है वुरूद और वो बाज की तरह दुनिया को देख रहा है, और ये है चिड़िया और ये चिड़िया की नजर से दुनिया को देख रही है। तो एक अगेन कॉम्प्लेक्स रियलिटीज जो हैं एबोरिजिनल कम्युनिटी की, उसमें इस बच्चे को भी दिखाया गया है कि ये कैसे जी रहा है और किस तरह फेस कर रहा है चीजों को। सो अगेन सिबलिंग डायनामिक्स, इसका रिलेशनशिप जो है मीना और पीटर का ये भाई है, डॉली का ये बेटा है, और फैमिली डायनामिक्स के अंदर ये उम्र के हिसाब से छोटा भी है, इसका लाडलापन, ये इसकी डिमांड्स और ये इसके जो डिफरेंट स्पोर्टिंग एलिमेंट्स, और इसके अंदर जो एक बच्चा जो लड़ता झगड़ता रहता है और हर चीज पे अपना हक जताता है, और एक इसका जो एक मतलब कि कैम्ब्रेडियर किस्म का एक फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप और एक सॉलिडेरिटी का जो एलिमेंट है वो सारा दिखाया गया है। इसकी भी एजुकेशनल एस्पिरेशंस है। सो ये शेन है, इसको भी चैलेंजेस हैं तालीम हासिल करने के लिए, और एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और एक सिस्टमेटिक बैरियर है जो एबोरिजिनल चिल्ड्रन को रोकता है तालीम, और जो मतलब मेन स्ट्रीम जितनी भी फीचर्स और जितनी भी सहूलतें आम लोगों को अवेलेबल हैं वो एबोरिजिनल लोगों को उस तरह अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से ये उन मसाइल का शिकार है। उसके भी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी ब्रॉडर इश्यूज, स्पेशली एजुकेशनल सिस्टम के इश्यूज हमें इस प्ले की स्टोरी में नजर आते हैं कि वो लोग ये मसाइल फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ द एबोरिजिनल हेरिटेज। सो शेन का जो कैरेक्टर है ये भी डिफरेंट किस्म की डिस्कवरिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाली अपने एबोरिजिनल हेरिटेज के कैरेक्टर के बारे में एक सफर शुरू किया हुआ इसने।
और अगेन ये प्ले जो है उसकी एक यंगर जनरेशन किस तरह डिफरेंट किस्म के आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को, कल्चरल ट्रेडिशंस को और कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट को किस तरह फेस कर रही हैं, उन पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है और वो इसको समझती सोचती किस तरह है, उसकी एक मखमसे को दूर किया गया है, एक पैराडॉक्सिकल किस्म की सिचुएशन दिखाई गई है। सो जो प्लेफुल और क्यूरियस नेचर है कि ये खिलंडरा सा है और सवाल पूछता है और हर चीज के बारे में पुरतजस्सुस रहता है। तो इसका कैरेक्टर अगेन क्यूरियस है, अपने जो मतलब कि बहुत से बच्चों की जो इनहेरिटेड नेचर है उसके बारे में, और इसकी जो इनोसेंस है वो भी एक बहुत ही पॉइग्नेंट किस्म का एक मूविंग और एक इमोशनल किस्म का हमें कंट्रास्ट देती है और सीरियस किस्म की थीम है जो प्ले के अंदर एड्रेस की गई है। और ये हमें मोमेंट्स ऑफ लाइटनेस देती है कि जब भी प्ले में ये बच्चा आ जाता है तो पुरानी थोड़ी सीरियस किस्म की बातें भूल के थोड़ा सा प्ले चाइल्ड लाइक सिचुएशन में ये थोड़ा लाइटर मोड में चला जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस भी राइटर ने देनी होती है ना। बहुत ज्यादा सीरियस टोन फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है। ओके जी, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्सिटीज। तो जो जितने भी मसाइल हैं उनका जो इम्पैक्ट है शेन को एक कमजोरी के तौर पे दिखाया गया है कि उसकी एक वल्नरेबिलिटी है कि ये जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एडवर्सिटीज हैं एबोरिजिनल कम्युनिटी के ऊपर और जो उनके वालिदैन और बड़े मसाइल फेस कर रहे हैं वो वन वे और दी अदर बच्चों की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, शिफ्ट हो रहे होते हैं और बच्चे उसका असर लेते हैं। और ये जो कैरेक्टर है इसको मींस कि एक सोसाइटल चेंज और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और ये मतलब उस माइंडसेट में दिखाया गया है कि इसके अच्छे फ्यूचर के लिए सोसाइटी में एक इम्प्रूवमेंट की, एक चेंज की जरूरत है। पेरेंटल इन्फ्लुएंस को अगर देखें तो शेन का जो इंटरेक्शन है उसके पेरेंट्स के साथ, स्पेशली उसकी माँ के साथ और उसके भाई के साथ और उसके रॉय उसके वालिद के साथ, ये उसके कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। ये एक पेरेंटल फिगर जो है उनका भी हमें दिखाया गया है कि पेरेंट्स उन मसाइल में अपने बच्चों को किस तरह पाल रहे हैं, किस तरह नर्चर कर रहे हैं उनको, और किस तरह उनको गाइडेंस दे रहे हैं, और अपने एबोरिजिनल फैमिली स्ट्रक्चर को किस तरह उन्हें एजुकेट कर रहे हैं और किस तरह उसमें मेंटेन करवा रहे हैं उनको तमाम मसाइल की मौजूदगी में, और बच्चे उसको किस तरह प्रोसीड कर रहे हैं। एक होप का सिंबल है। तो मैंने एक ड्रामा देखा था जिसके एंड में एक छोटा बच्चा जिसके इर्द गिर्द थीम रिवॉल्व कर रही होती है वो मर जाता है। तो बेसिकली उस राइटर ने प्रेजेंट किया है कि जो फ्यूचर है ये बच्चा ये मर गया है। तो बेसिकली बच्चे फ्यूचर हैं इस दुनिया का आने वाली, मतलब कि वे तैयार हो रहे हैं और एक नर्सरी है ना। तो इसमें शेन चूंकि छोटा है 12 साल का, तो ये एबोरिजिनल कम्युनिटी के लिए आने वाले 10 सालों में एक जवान और आने वाले 20 सालों में एक मैच्योर, समझदार और फिर एक बुजुर्ग शख्स के तौर पे अगर देखा जाए तो एक होप है कि ये वो लोग हैं जिनको शायद अच्छे दिन देखने नसीब हो जाएं। सो एक इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगेन इसकी जो रेजिलियंस है और ये जो मैसेज कन्वे करता है राइटर हमें ऑप्टिमिज्म का, एक रेजिलियंस का मैसेज हमें दे रहे हैं। और ऑप्टिमिज्म मीन्स कि एक आप चीयरफुलनेस और होपफुलनेस और एक ब्राइटर साइड और पॉजिटिव साइड जो दिखा रहे हैं हमें, वो एक पोटेंशियल पॉजिटिव चेंज की एक हमें नवीद है, ये खबर है, एक गुड न्यूज, एवरीबडी इज होपिंग। सो कल्चरल ट्रेडिशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये प्ले डिपिक्ट करता है कि जो शेन की इन्वॉल्वमेंट है कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर, सेरेमनीज के अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर, और उसके बाद ये जो एक इंपॉर्टेंट किस्म का जो एक मतलब ट्रेडिशन पास कर रहा है यंगर जनरेशन को, एबोरिजिनल कल्चर, कहानियों में, सेरेमनीज में और प्रैक्टिसेस में, मतलब शादियां किस तरह कर रहे हैं, रह किस तरह रहे हैं, इबादत कैसी कर रहे हैं, लोगों से मेलजोल कैसा है, पकाते क्या हैं, खाते क्या हैं, पहनते क्या हैं, रहते कैसे हैं, ये सारी चीजें यंग ओल्ड जनरेशन से यंग जनरेशन को ट्रांसफर हो रही है और ये इसके कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट कर रही है। और ओवरऑल कल्चरल प्रिजर्वेशन जो एक शिफ्ट है कल्चर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ पास ऑन जो हो रही है ट्रेडिशन और कस्टम्स, वो हमें नजर आती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ऑफ रॉय। सो ये एक पैट्रियार्च किस्म का एक वॉलेज फैमिली का मेंबर है, मतलब कि जिसे हम मेल चॉवनिज्म कहते हैं, एक फादर, हेड मैन और हेड ऑफ द फैमिली, और एक बड़े के तौर पे दिखाया गया इसको। फादर भी है 3 बच्चों का और हस्बैंड भी है डॉली का। राय जो है ये एक हेड ऑफ द फैमिली, वॉलेज फैमिली के तौर पे दिखाया गया, और इसका जो वालिद का रोल है और हस्बैंड का रोल है ये भी एक सेंट्रल डायनामिक्स प्ले कर रहा है फैमिली में। सो इसका जो कैरेक्टर है बेसिकली ट्रेडिशनल जेंडर रोल एबोरिजिनल फैमिली के स्ट्रक्चर के अंदर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरी फैमिली के अंदर मेन हेड जिससे चीजें फाइनलाइज होती हैं, डिसाइड होती हैं, और जो लीड कर रहा है फैमिली को, उस कैरेक्टर में दिखाया गया है। सो अगेन ये प्रोवाइड भी कर रहा है फैमिली को और प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो रॉय का कैरेक्टर जो है ये अगेन एज ए ट्रेडिशनल मैन ये फैमिली के लिए ये रोजी रोटी भी कमा रहा है, और जितने भी मसले परेशानियां हैं उनको भी फेस कर रहा है,
और सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में जो डिपिक्ट किया गया है प्ले में, उसमें अपनी ख्वाहिशात को मार रहा है, अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए जल रहा है, मतलब कि कतरा कतरा पिघल रहा है। और उसके जो एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है वो उसके इंटरेक्शन से जो फैमिली के मेंबर्स के साथ है वो एविडेंट है कि कितना वो कंसर्न्ड है और कितना वो फैमिली को बिल्कुल उसने ना ऐसे ऐसे संभाला हुआ है और उनको बचा बचा के रखा हुआ है और उनका ख्याल रख रहा है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है तब जाके औलाद पलती है, तो उस कल्चर में उस पर्सपेक्टिव में हम ले सकते हैं। सो अगर हम देखें कि ये कल्चरल आइडेंटिटी को भी नेविगेट कर रहा है। सो रॉय का जो कैरेक्टर है इसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट है और एबोरिजिनल आइडेंटिटी जो है उसको पकड़ा हुआ है, और उसमें ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि रॉय जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओल्डर जनरेशन को, और अगेन जो टेंशन है ट्रेडिशनल कल्चर के दरमियान वैल्यूज के दरमियान, और उसके बाद जो एक वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस है उसमें किस तरह ये फैमिली को नेविगेट कर रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे से घूमता घुमाता उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करवा रहे हैं। और इसका जो एक एंसेस्ट्रल रूट्स के साथ कनेक्शन है, जो इसके बुजुर्ग या बड़े जो इसके हैं आबाऊ अजदाद, उसके साथ जो इसका एक फैमिली और इनहेरिटेंस के साथ एक ताल्लुक दिखाया गया इसके कैरेक्टर का, वो भी बड़ी एक प्रिजर्व्ड किस्म की एबोरिजिनल कल्चर की हेरिटेज को ये लेके चल रहा है। और उसकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें एफर्ट है जो एज ए ट्रेडिशन नीचे पास हो रही है बच्चों को, कि जो लड़के हैं वो उन्होंने भी इतनी एफर्ट करनी है जितना ये बाप कर रहा है। और तमाम स्टोरीज और तमाम रिचुअल्स जो हैं एबोरिजिनल कल्चर के, तमाम राइट्स, सेरेमनीज, सर्विसेज और फॉर्मेलिटीज जो होती हैं और तमाम किस्म के कस्टम्स जो हैं एबोरिजिनल कल्चर के, वो यंगर जनरेशन में थ्रू हिम जा रहे हैं। जो हिस्टोरिकल एडवर्सिटीज हैं, जो माजी में परेशानियां रही हैं, उनका भी इम्पैक्ट है रॉय के ऊपर कि एबोरिजिनल कम्युनिटी ने कौन कौन से मसाइल बर्दाश्त किए हैं, जिंदगी और मौत की जो कश्मकश में ये रेजिलियंट रही है ये कम्युनिटी। तो एक डिस्पोजेशन है और एक डिस्क्रिमिनेशन है, वो सब कुछ इसने फेस किया और उसके कैरेक्टर के अंदर है। बिल्कुल जिस तरह वुरु के अंदर एक मिलंकलिक सा हमने वो देखा कि एलजे किस्म का इफेक्ट है, इसी तरह रॉय के कैरेक्टर के अंदर भी है। और अगेन ये शो केस कर रहा है इस कैरेक्टर को कि इसने रेजिस्ट किया है, एंडोर किया है, चैलेंजेस को बर्दाश्त किया है और स्ट्राइव किया है, जीने की कोशिश की है, तड़पा है, और फिर इसने अपनी जिंदगी में रास्ता बनाया है और शादी के साथ बच्चे और ये सारी फैमिली को और एक बुजुर्ग बंदे को साथ लेके चल रहा है। तो इसका जो डॉली के साथ मैरिटल रिलेशनशिप है मियां बीवी के हिसाब से अगर उसको देखें तो वो भी एक मतलब कि उनके ताल्लुक से बच्चों ने एक मैसेज लेना है, और ये जो शादी का एक बॉन्ड है इनके दरमियान, एक जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये भी कि दोनों ने मिल के मसाइल को बर्दाश्त किया है, शेयर्ड स्ट्रगल्स हैं और म्यूचुअल सपोर्ट है, एक दूसरे की इन्होंने हेल्प की है, एक दूसरे को सहारा दिया है, एक दूसरे की ढारस बताई है, एक दूसरे को हौसला दिया है, और तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं जो फैमिली ने सस्टेन की हैं वो एक सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मियां बीवी के इस तल्लुक में कि एक की गैर मौजूदगी में दूसरा और दूसरे की गैर मौजूदगी में पहले ने किस तरह फैमिली को बांध के रखा है और लेके चले, और तमाम मसाइल शील्ड की तरह फेस की और अपने बच्चों को उनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड लीडरशिप। तो ये जरूरी है, मींस कि अगर आपने लीड करना है तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए और आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। सो इसका जो फैमिली के अंदर स्ट्रक्चर बनता है, तो फैमिली तक अगर लिमिट किया जाए इसके कैरेक्टर को तो अथॉरिटी और लीडरशिप है, उसके डिसीजंस जो हैं, उसके एक्शंस जो हैं वो फैमिली के रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसके जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं जो उनको फेस कर रहा है वो पूरे मतलब इसके लीडरशिप के कैरेक्टर को एक डिसीजन मेकर के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। और इसका बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन है वो मींस के मीना, शेन और पीटर से ये जो एक पूरा पोर्ट्रेल है पेरेंटल गाइडेंस का प्ले के अंदर, और वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है तमाम मसाइल में अपने बच्चों की, किस तरह रहनुमाई कर रहा है, गाइड कर रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। और जो डायनामिक्स हैं बिटवीन रॉय एंड चिल्ड्रन ये हाईलाइट करते हैं कि जो फैमिली को रेज करना है सोशल इनजस्टिसेस के टाइम में, मार्जिनैलिटी के टाइम में, रेसिज्म के टाइम में, प्रेजुडिसेस में, कितना वो मुश्किल है। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबोरिजिनल मैन है, किस तरह के एबोरिजिनल मैन हैं जिन्होंने मसाइल बर्दाश्त किए हैं। सो एक ब्रॉडर थीम्स में अगर देखें तो इसके अंदर जो मस्कुलिनिटी है वो एबोरिजिनलिटी को शो कर रही है। सो मींस कि जो मेलनेस है और उसकी जो विरिलिटी है और उसकी मैनहुड जो है, मींस वो सोशल एक्सपेक्टेशंस और हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस और तमाम कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसने रॉय को बनाया है, मींस के धक्के, तकलीफें और
जितने भी मसाइब इसने बर्दाश्त किए हैं, उसने जिसको शेप किया है, मतलब ये जो लोहा है जो एक भट्टी में जल के कुंदन बना है, वो एक एबोरिजिनल कम्युनिटी के अंदर मर्द के तौर पे इसका वो रोल दिखाया गया है। सो एक नैरेटिव है सिंबोलिज्म का कि रॉय का कैरेक्टर जो है ये फंक्शन कर रहा है ओवरऑल के इसकी जो पर्सनल जर्नी है और इसने जो चैलेंजेस फेस किए हैं और जो ये डिसीजंस लेता है, वो इसके तमाम एक्सपीरियंसेस को एबोरिजिनल मैन की सूरत में एक हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर एक इस तरह का फिगर बना रहे हैं कि ये भी एक सिंबोलिज्म के तौर पे लिया जाता है कि ये इस तरह की एक हेरोइक, एक फादर लाइक फिगर अगर होगी तो मींस की फैमिली सरवाइव कर सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है वो है एली का कैरेक्टर। तो ये एक फैमिली कजन है जो फैमिली के साथ रह रहा है, और ये जो कजन रिलेशनशिप है एली का, ये इंट्रोड्यूस किया गया है वॉलेज फैमिली में, और इसकी जो डायनामिक्स है रिलेशनशिप की, उसको एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी की लेयर ऐड की गई है और इंटीमेसी की और एक फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया गया कि किस तरह एक कजन के साथ फैमिली का प्यार है कि ये उसके साथ रह रहा है। अगेन इंट्रिकेसीज जो है एक्सटेंडेड फैमिली की, कि माँ बाप और बच्चों से कजन की तरफ जो उसको एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि जो जितने भी होते हैं ना माइनॉरिटीज, ये फिर बड़े कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। सो एली की जो कंट्रीब्यूशन है और उसका जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया है, उसकी जो डायनामिक्स है अगेन वो भी रिलेशनशिप की इंट्रिकेसीज और जो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है उससे बियॉन्ड बात, मतलब वो जो अकेले अलग अलग रह रहे होते हैं, कि ये लोग ऐसे हैं जो एक जनरेशन, दो जनरेशन और तीन जनरेशन तक भी एक ही फैमिली, एक ही घर, एक ही किचन में एक ही जगह पे बैठ के खाना पीना कर रहे हैं और रह रहे हैं। सो एली का कैरेक्टर इस तरह दिखाया गया है कि ये दो तीन जनरेशन से एक ही घर में घूम रही हैं और नेविगेट कर रही हैं पूरे फैमिलियल कॉन्टेक्स्ट को, खानदानी पस मंजर को। सो जो शेयर्ड कल्चर बैकग्राउंड है, सो सेम फैमिली से है तो ये सेम कल्चर भी शेयर करता है और ये खेलता है उनके साथ, और वॉलेज फैमिली में रह रहा है और एडजस्टेड है, और उसका कैरेक्टर का जो इंटरेक्शन है अदर फैमिली मेंबर्स के साथ, उसके भी कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं कि एबोरिजिनल लोगों का इस तरह का कल्चर है कि वो अपने कजिन्स को भी अपने साथ एडजस्ट करते हैं। ये एक एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशन भी उसको चला सकते हैं, मतलब उनके कितने दिल खुले हैं या कितने वो ओपन माइंडेड हैं या कितने वो सपोर्टिंग हैं या कितने वो एडजस्ट करने वाले हैं। सो इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो विद इन द फैमिली है, उसमें अगर देखा जाए सो लार्जर फैमिली यूनिट में जो एली का एक छोटा कैरेक्टर है, ये भी आइडेंटिटी की तलाश में है। सो इसका ये प्ले में मतलब कि एली जो एस्टेब्लिश करता है एक सेंस ऑफ सेल्फ विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली एक्सपेक्टेशंस, कल्चरल हेरिटेज और एक्सटर्नल प्रेशर्स, मतलब तमाम मसाइल में ये उस फैमिली में मौजूद है। और फिर इसका एक अलग से मसला है कि ये उस फैमिली में एक्सटेंडेड है, मतलब कि डायरेक्ट बेटा नहीं है, मतलब बेटी बेटे से मोहब्बत का एलिमेंट और है, फिर ये कजन है और रह रहा है साथ, तो इससे एक डिफरेंट मामला हो जाता है। अगेन कल्चरल ट्रेडिशन और रिचुअल्स जो हैं, तो एली के कैरेक्टर में जो वॉलेज फैमिली की कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनको भी प्ले होता दिखाया गया और शोकेस किया गया है कि एक्सटेंडेड फैमिली कलेक्टिवली किस तरह डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिसेस में एंगेज होती है और किस तरह रीइंफोर्स करती है कि एबोरिजिनल आइडेंटिटी और हेरिटेज की सर्वाइवल में इवन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर भी मर्जिन होके रह रहा है और वो तमाम काम कर रहा है जो दिन में ये भी कर रहे हैं। और सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज में एली के कैरेक्टर को भी नेविगेट करवाया गया है कि ये इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो प्ले के अंदर डिपिक्ट हुआ है, और जितने भी मसाइल वो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन के, रेजिस्टेंस के और चैलेंजेस के फील कर रहे हैं, एली भी जो है वो भी उनमें रहते हुए उन तमाम मसाइल से गुजर रहा है और अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बाकी इसके कैरेक्टर की भी जो एस्पायरेशंस हैं उनको भी हम काइंड ऑफ रिलेट कर सकते हैं, जिस तरह मीना है, पीटर है, शेन है, सो ये भी उसी तरह के मतलब चक्कर में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट पीटर का कैरेक्टर, ये 18 साल का एक बच्चा है, मीना से ये बड़ा है और शेन से भी ये बड़ा है। तो पीटर के कैरेक्टर को भी द कमिंग ऑफ एज के अभी ये टीन एज भी इसकी खत्म होने वाली है और ये वालिद का सहारा बनने वाला है और अडल्टहुड की तरफ जा रहा है, और ये भी सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस में गुजर रहा है और ट्रांजिशनल फेज में गुजर रहा है जिसमें बचपने से ये मेच्योरनेस की तरफ जा रहा है। और एक जो जनरेशनल डायनेमिक्स है पीटर की एज के अंदर के क्रिटिकल जंक्चर है कि ओल्ड एंड यंग के दरमियान ये भी एक लटका हुआ है कि कॉलेज फैमिली में अपने वालिद गुरु से जो शिफ्ट हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी रॉय को, और फिर वो रॉय से इमीडिएटली शिफ्ट होने वाली है पीटर को। तो इसको इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बाकी ये एक ब्रिज कर रहा है ये और नेविगेट कर रहा है, और वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस हैं इससे और इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एज एन एल्डर और यंग फैमिली मेंबर के तौर पे हैं, जवान, मतलब इसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। और अगेन जो आइडेंटिटी की एक्सप्लोरेशन है, उसके बाद जो एक एजुकेशनल एस्पायरेशन है, ये सारी हेडिंग भी जो सामने आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, बेसिकली ये कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है मीना से या एली से या
पीटर से, जो हमने पीछे जो कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं उनसे ये शेन से ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसको भी आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन में और जो इसकी एजुकेशनल एक्सपायरेशंस हैं उनमें जो सिस्टमेटिक चैलेंजेस हैं बिल्कुल उसी तरह मतलब अपॉर्चुनिटीज और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो सामना है जिस तरह के इसके दूसरे कैरेक्टर्स को है। और नेक्स्ट मतलब कि इस पे जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस है डॉली और ट्रॉय का, तो वो एक उसका व्यू और उसकी चॉइसेस डिफरेंट हैं। और ये पीटर जो है ये भी गाइडेंस और एक्सपेक्टेशंस जो इसकी पेरेंट्स की हैं उनमें इसका थोड़ा असर्टिव किस्म का रोल है और ये इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी की तरफ जा रहा है। ये बच्चे को जिस तरह बात कह देते हैं ये उस तरह नहीं इसको कही जाती। ये अपनी आज़ादी और अपनी इंडिविजुअलिटी विद इन द फैमिली भी और एज एन एबोरिजिनल मैन, ये दोनों के दरमियान मतलब कि एज एन एक्टिविज्म भी इसको हम ले सकते हैं। और अगेन जो कल्चरल प्रिजर्वेशन है एबोरिजिनल इसकी कम्युनिटी की, तो वो भी अभी प्रिजर्व होनी है थ्रू पीटर के। पीटर अभी रिप्लेस करने वाला है रॉय की जिम्मेदारियों को और इसने भी जो स्टोरीज और रिचुअल्स और ट्रेडिशंस जो कंटिन्यू करेंगे एबोरिजिनल पीपल के, वो थ्रू पीटर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जनरेशंस में। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले एंड दैट इज डैरेन। और ये एक वाइट बॉय है जिसका एक फैमिली के साथ कनेक्शन है, तो इसमें थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ रेसिज्म रिफ्लेक्ट होता है कहानी में। तो डैरेन का जो कैरेक्टर है ये कल्चरल और रेशियल डायनामिक्स प्रोड्यूस करता है और ये एक एबोरिजिनल हाउस होल्ड में सिंबलाइज कर रहा है कि ये एक इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है और जिसके अंदर पोटेंशियल क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो इंटरेक्शन है एबोरिजिनल कैरेक्टर्स का उसमें एज अ वाइट बॉय वॉलेज फैमिली में जब ये रह रहा है तो डैरेन के कैरेक्टर को जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों चीजें जो हैं वो एक इंटीग्रेटिंग एबोरिजिनल हाउस होल्ड के अंदर दिखाया गया है। और उसको एज एन एग्जांपल हम ले सकते हैं कि डैरेन जो है उसका रिलेशनशिप तमाम फैमिली और उसके काउंटर पार्ट्स के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ हिज वाइट कलर और वी कैन से बिकॉज ऑफ हिज रेसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर जो एलिमेंट ऐड होते हैं। फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग, सो डैरेन की जो एज है वो सजेस्ट करती है कि ये डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मीना शेन इनके साथ एक फ्रेंडशिप का एलिमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। और ये प्ले ये भी डिपिक्ट करता है कि इनके भी जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं और म्यूचुअल इनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है और कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं और ये जो एक दूसरे को मतलब कि मुख्तलिफ इंस्टेंसेस के ऊपर एक्नॉलेज भी करते हैं और एड्रेस भी करते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ इनकी कंटिन्यू हो रही है। सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो डैरेन का कैरेक्टर है उसका अगर इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो उसकी सर्कमस्टेंसेस बहुत ही ब्रॉड है और इसका जो एटीट्यूड है प्रिवेलिंग एबोरिजिनल कम्युनिटी के अंदर उसमें डैरेन रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट किस्म की क्वेश्चंस जो डायनामिक्स से रिलेटेड बन रहे हैं, मींस कि स्पेशली जिसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस भी है और उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन भी है, प्लस जो एक प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर है उसका एलिमेंट है। ये भी 12 साल का बच्चा ना डैरेन भी, और इसके कैरेक्टर के अंदर भी बिल्कुल जो हमने पहले एक कैरेक्टर 12 साल का देखा शेन के कैरेक्टर की तरह डैरेन के कैरेक्टर में भी इनोसेंस भी है, नेविटी भी है, मासूमियत भी है और बचगानापन भी है, अनजानापन भी है। और ये प्ले इस कैरेक्टर से हमें ये बताता है कि इसकी जो एक आउटलुक है वो अनफिल्टर्ड है, मतलब वो समझ नहीं पाता या वो उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करता कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही हैं और अडल्ट लोग जो हैं, जो बड़े लोग हैं, वो किन किन मसाइल का शिकार हैं। लर्निंग एंड अनलर्निंग बाइसेस, बाइसेस बेसिकली फेवरेटिज्म या प्रेजुडिस के तौर पे ही हम ले सकते हैं इसको। ये एक अनफेयरनेस का एलिमेंट। सो डैरेन का कैरेक्टर लर्निंग और अनलर्निंग के जो प्रोसेस है उसमें इसको बाइसनेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आता है उसमें स्टीरियोटाइप्स हैं और मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो एबोरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में और कल्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस प्ले में डैरेन के कैरेक्टर की जो एक्सप्लेनेशन हुई है और जो उसकी क्लैरिफिकेशन दी गई है और जो उसकी इनसाइट दिखाई गई है और उसके जो परसीव नोशंस दिखाए गए हैं कि वो म्यूजिक फिक्स्ड किस्म के और डिफाइंड किस्म के और प्री डिटरमिन्ड सेट नोशंस हैं उसके टुवर्ड्स लर्निंग और लर्निंग बाइस, और जो एक स्टीरियोटाइप्स हैं एबोरिजिनल कम्युनिटी के और जो उसकी मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसके अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड एक प्री कंसीव्ड है। वॉलेज फैमिली में डैरेन जो है ये एक सिंबल ऑफ यूनिटी भी है। क्रॉस कल्चरल यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग वॉलेज फैमिली में या एबोरिजिनल कम्युनिटी में इतनी है कि उन्होंने एली को भी अकोमोडेट किया हुआ है जो कजन है, और डैरेन जो एक वाइट बॉय है उसको भी अकोमोडेट किया हुआ है, और उनकी टॉलरेंस बहुत ज्यादा है
और ये फ्रेंडशिप का एलिमेंट और ह्यूमैनिटी और एक कल्चरल डिफरेंसेस के बावजूद जो एक्सेप्टेंस है वो है इस फैमिली के अंदर, और ये एक बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट है। और पेरेंटल इन्फ्लुएंस और गाइडेंस के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो डैरेन की अपब्रिंगिंग है उसके अंदर भी वैल्यूज इंस्टिल्ड है, भर दी गई हैं, मतलब कि कूट कूट कर भरी हुई हैं। और जो इसका इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ है एज एन एबोरिजिनल फैमिली वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और इसको जो पेरेंटल गाइडेंस है वो उसके एटीट्यूड को भी शेप कर रही है, बिहेवियर को भी शेप कर रही है, और मल्टी कल्चरल सेटिंग के अंदर ये बच्चा जो है बड़ा हो रहा है। फैमिली डायनामिक्स में डैरेन का कैरेक्टर जो है ये चूंकि एबोरिजिनल कम्युनिटी के अंदर एक आउटसाइड का पर्सपेक्टिव बता रहा है कि फैमिली का मेंबर नहीं है लेकिन बाहर से है और एडजस्ट हुआ हुआ है, तो हम ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसकी प्रेजेंस जो है उससे वॉलेज फैमिली के अंदर एक रिलेशनशिप जो है उसको या उसका वाइस वर्सा, दोनों चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसके होने और ना होने से फैमिली डायनामिक्स का जो रोल है वो किस तरह डिफरेंट हो सकता है। और एक नैरेटिव फंक्शन डेवलप होता है डैरेन के कैरेक्टर से, और वो ये है कि ये प्लॉट को इन्फ्लुएंस करता है और थीम की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है और थीम को एक्सप्लोर करने के एंगल्स को इन्फ्लुएंस करता है, और उसके जो डैरेन के जो एक्सपीरियंसेस हैं और उसके जो रिलेशनशिप है ओवरऑल एक मैसेज और एक कंट्रीब्यूट करता है प्ले के बारे में कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और जो यूनिटी है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो वॉलेज फैमिली के अंदर और एबोरिजिनल फैमिली के अंदर और लोगों को एडजस्ट करने की और घुल मिल जाने की जो सलाहियत है वो इनकी बहुत ज्यादा है। सो दिस वाज अबाउट डिटेल्ड कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द प्ले द ड्रीमर्स बाय जैक लियोनार्ड। बाकी इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है राइटर की, उनके कामों की, और जो एबोरिजिनल पीपल हैं इनकी, प्लस इनकी जो आगे थीम्स हैं और उसकी जो समरी है उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो जब आप कनेक्ट करके इन तमाम चीजों को सुनेंगे तो आपको ज्यादा पर्सपेक्टिव इसका क्लियर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी ऑफ द प्ले। द ड्रीमर्स बाय जैक डेविस इज अ poignant exploration of the complexities within an aboriginal family। सो ये एक बहुत ही मूविंग और बहुत ही इमोशनल और टचिंग किस्म की एक्सप्लोरेशन है एक एबोरिजिनल फैमिली की, जो कि जिनको एक वॉलेज भी कहते हैं, फैमिली वॉलेजेस। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जिसमें एक बुजुर्ग मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है वोरू, और उसकी एक नीस है जिसका नाम है डॉली, और डॉली का एक हस्बैंड है जिसका नाम है रॉय, और रॉय और डॉली के 3 बच्चे हैं जिनमें एक शेन है, एक पीटर है और एक मीना है। मीना 14 साल की बच्ची है, शेन 12 साल का बच्चा है, और जो पीटर है उसकी उम्र 18 साल है। इनकी फैमिली में 2 और लोग भी रह रहे हैं, उनमें एक बच्चा है एली, ELI, और एक लड़का है उसका नाम है डैरेन एक वाइट बॉय जो फैमिली में रह रहा है। तो ये एक 6 महीने की कहानी सुनाई गई है एबोरिजिनल फैमिली की। तो ये प्ले जो है ये एक 6 मंथ की जो स्टोरी सुनाता है, जिसमें एक इंटीमेट किस्म की एक ग्लिम्स है और एक प्यार मोहब्बत और एक डेली स्ट्रगल दिखाई गई है, और एक ट्रायम्फ और एक फेमिलियल डायनामिक्स दिखाए गए हैं। ट्रायम्फ मींस विक्ट्री, और हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट्स और सक्सेसेस मीन कि एबोरिजिनल पीपल जो हैं ये बड़े मार्जिनलाइज्ड किस्म के लोग हैं और इनको मेन क्लास में कंसिडर नहीं किया जाता, और इन्होंने बहुत ही मसाइब और परेशानियां झेली हैं, जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हैं और पुलिस हरासमेंट भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है, और बहुत ही मतलब एक मिलंकलस किस्म की एक हिस्ट्री है इस कम्युनिटी की, जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बड़ी तफसील से बयान की है और आप नेट पे मजीद भी देख सकते हैं। सो जो एक फेमिलियल डायनामिक्स हैं वॉलेज हाउस होल्ड के, जो उनके घर के अंदर जो मामले चल रहे हैं, और उसमें ये जो 3 बच्चे, उनके 2 वालिदैन और एक इनका जो बुजुर्ग वुरू है, और उसके साथ इन्होंने कैसे यूनिटी की सिंबल के तौर पे दिखाया है कि एबोरिजिनल फैमिली ने एली और डैरेन के कैरेक्टर को भी अकोमोडेट किया हुआ है और वो भी उनके साथ रह रहे हैं। सो एट द हार्ट ऑफ द नैरेटिव ऑफ वुरू, जो ये मेन कैरेक्टर है, बुजुर्ग कैरेक्टर है, तो जो ओल्ड एबोरिजिनल मैन है और उसने सर्व किया है, और ये एक सिंबल के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली के अंदर कि ये बेसिकली एक बुजुर्ग आदमी नहीं है, बल्कि ये एक सेंट्रल फिगर है और ये वाइज है, और इसने पूरी इसकी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं और इसकी जो इंटेलिजेंस है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वसी है फैमिली के अंदर। और डेविस ने बहुत ही एक सैड टोन के अंदर, एक एलजिक किस्म की टोन के अंदर थ्रू आउट द प्ले एक मोर्नफुल ट्राइबल पास्ट को बयान किया है कि एक बहुत ही दुखों से और परेशानियों से और मुसीबतों से भरा हुआ एक एबोरिजिनल लोगों का पास्ट, जो कि इस फैमिली की फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ड के साथ जो कनेक्टेडनेस है उसके अंदर बयान किया गया है। एक मतलब बड़ी सैड सी और बड़ी मेलंकलस सी टोन है।
जो कैरेक्टर्स हैं ड्रीमर्स के वो एक डाइवर्स किस्म की हमें रेंज ऑफ एजेस और एक्सपीरियंसेस बताते हैं। जिस तरह मैंने उम्रें बताई कि 12 साल का बच्चा भी है और एक बुजुर्ग भी है जो अपनी जिंदगी की तमाम एक्सपीरियंसेस को लेके बस अभी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा है। और उसमें फिर एक रॉय का कैरेक्टर है जो पूरी स्ट्रगल कर रहा है, फैमिली के लिए प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उनको प्रोवाइड भी कर रहा है, उनके लिए रिस्क रोटी भी कमा रहा है, उनका ख्याल भी रख रहा है। फिर डॉली के कैरेक्टर में बहुत ही स्ट्रांग वुमेन दिखाई गई है जो कि तमाम मसाइल में अपने बच्चों को पाल रही है और साथ में 2 और लोगों को भी होस्ट कर रही है। एक मल्टी जेनरेशनल किस्म की नेचर है एबोरिजिनल कम्युनिटी की। और डॉली जो है ये एक एक्सप्रेसिव क्वीन मेट्रन या एक रूलर टाइप, एक मतलब जिस तरह पैट्रियार्च होता है मर्द के लिए, तो सिर्फ मैट्रियार्च किस्म की एक वुमेन दिखाई गई है जो कि गुरु की नीस है। ये भी नेविगेट करती है डिफरेंट किस्म के डेली लाइफ के चैलेंजेस को, कि बच्चों को भी पाल रही है, मीना, शेन और पीटर को, और अपने हस्बैंड को भी देख रही है। और उसमें डेरन और एक वाइट बॉय भी है जो 12 साल का बच्चा है। और एक डिफरेंट किस्म की नैरेटिव में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की गई है और क्रॉस कल्चरल डायनामिक्स के अंदर रेशियल डिफरेंसेस और फेमिलियल रिलेशनशिप के जो बॉन्ड है उसको दिखाया गया है। प्ले की जो सेटिंग है उसमें जो टाइम और प्लेस है ये बहुत क्रूशल है इसकी थीमेटिक रिचनेस के साथ। 6 महीने के एक टाइम फ्रेम के अंदर जो एक बड़ी नुएंस्ड किस्म की, बड़ी इंट्रिकेट और डिटेल्ड किस्म की वॉलेज फैमिली के एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट किया है जैक डेविस ने, तो ये हाईलाइट करते हैं उनकी रेजिलियंस को, उनकी स्ट्रेंथ को और उनके सोसाइटल चैलेंजेस को, कि वो कितने मसाइल का शिकार हैं और कितनी रेजिलियंस प्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और कितना ओपन हार्ट के साथ और माइंड के साथ इतने मसाइल में वो एमिड सोसाइटल चेंजेस स्ट्रेंथ के साथ उनको फेस कर रहे हैं। डेविस ने बड़ा मास्टरफुली बुना है, वीव किया है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को सी दिया है, बुन दिया है, बांध दिया है उसके नैरेटिव को, और एड्रेस किए हैं ब्रॉडर इश्यूज जो कि एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन लोग फेस कर रहे हैं। जो प्ले का टाइटल ही है द ड्रीमर्स, इससे ही हमें सजेस्ट होता है कि दे आर यर्निंग फॉर अ हार्मोनियस पास्ट। ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ख्यालों में उनके, ख्वाबों में उनके एक डिजायर है, एक लॉन्गिंग है, एक हंगर है, थर्स्ट है अपने एक हार्मोनियस किस्म के पास्ट की, के हमारा जो पास्ट है उसमें जो एक मेलोडियस, एक ट्यूनफुल, एक प्लेजेंट साउंडिंग मींस एक स्वीट किस्म की मेमोरीज और एक नॉस्टैल्जिया का एलिमेंट है। अगेन डेविस ने एम्फसाइज किया है कि जो इनकी लॉन्गिंग फॉर अ टाइम कि जब एबोरिजिनल पीपल जो है वो यूनिटी में रहते थे और इस दुनिया में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे, उस चीज को ये प्रिजर्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में मेंटेन भी कर रहे हैं, और एली और डैरन के कैरेक्टर को अकोमोडेट करके उस यूनिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और अपनी जो वुरु और रॉय जो है अपना एबोरिजिनल कल्चर जो है वो अपनी फैमिली और बच्चों को शिफ्ट भी करना चाह रहे हैं, जबकि दुनिया इस वक्त मॉडर्निटी की तरफ जा रही है और जो वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न ट्रेंड्स जो है, ये वेस्टर्नाइजेशन जो है वो भी दरवाजे पे खड़ी है और दस्तक दे रही है। मतलब मल्टीपल थीम्स एम्प्लॉय की हैं डेविस ने, लेकिन जो कल्चरल आइडेंटिटी की थीम है तमाम कैरेक्टर्स के अंदर हेरिटेज और सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है, और मींस के थ्रू दी कैरेक्टर ऑफ पीटर जो कि 18 साल का बच्चा है, डेविस ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि उसकी जो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, मतलब कि वो बचपने से अभी अडल्टहुड की तरफ जा रहा है और वो जो चैलेंजेस फेस कर रहा है और उसमें वो जो अपने तशख्खुस को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर, लम्हा बलम्हा जो दुनिया चेंज हो रही है उसके अंदर, और उसके जो इंटरेक्शंस हैं जो डैरन के साथ, और फिर जो क्रॉस कल्चरल यूनिटी का एलिमेंट एक दिखाया गया है और सिंबलाइज किया गया है कि डिफरेंट किस्म के पोटेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग और जो एक्सेप्टेंस है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। और डेविस ने जो सिंबलिज्म कन्वे किया है हमें और एक मैसेज दिया है डाइवर्सिटी का, और एम्फसाइज किया है शेयर्ड ह्यूमैनिटी के ऊपर, और ट्रांसेंड किया है कल्चरल डिस्टिंक्शंस को। ट्रांसेंड मींस कि वो कल्चरल डिस्टिंक्शन से ऊपर चले गए, बियॉन्ड चले गए। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने मतलब नॉलेज फैमिली और एबोरिजिनल कल्चर को रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह ये लोग अकोमोडेटिंग हैं, बड़े दिल के हैं और यूनिटी पे और डाइवर्सिटी पे बिलीव करते हैं। द ड्रीमर्स ये एक हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन नहीं है सिर्फ, ये कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी है, और ये जो आजकल के एबोरिजिनल लोग परसिस्टेंट टुडे में, आजकल की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं उनको भी बयान किया है। जो डिस्क्रिमिनेशन है और बहुत सोसाइटल और पर्सनल जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, और उसके अंदर जो एक प्रोमिनेंट किस्म की थीम है जिसमें वॉलेज फैमिली को दिखाया गया है कि वो पूरे मैकेनिज्म्स को और पूरे एनवायरनमेंट को और जो पूरी चेंजेस हैं उनके दरमियान किस तरह वो कोप कर रही है, किस तरह गुजारा कर रही है। जो प्ले है ये हमें ऑफर करता है इंट्रिकेसीज और बड़ी नुएंस्ड किस्म की कमेंट्री रेशियल डायनामिक्स के ऊपर भी, और ये
मीन्स के रोशनी डालता है, ये शेड्स लाइट ऑन हाउ रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय सोसाइटल प्रेजुडिसेस। सोसाइटी में जो डिफरेंसेस, इनजस्टिसेस मौजूद हैं और जो बायसनेसेस हैं और जो प्री जजमेंट्स हैं और एक प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, उनमें ये किस तरह जिंदा है। सो डैरेन का जो रोल है एज अ वाइट बॉय विद इन दी एबोरिजिनल फैमिली, ये एक मिनिएचर किस्म की दुनिया, एक छोटी सी दुनिया हमें दिखा रहा है, एक माइक्रोकॉस्म दिखा रहा है, जो ब्रॉडर डिस्कशंस और जो टॉलरेंस और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको समझने की कोशिश कर रहा है, उनको एक्सेप्ट भी कर रहा है और डिफरेंट कल्चर्स में एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। डेली लाइफ को जब हम एक्सप्लोर करते हैं प्ले में, तो ये हमें एक स्नैपशॉट देता है एबोरिजिनल एग्जिस्टेंस की। सो ये पोर्ट्रे करता है जो स्ट्रगल्स उस कम्युनिटी को हैं, फिर उनकी जो एलिजिक किस्म की टोन है, एक सैड और मेलंकलिक किस्म की टोन है, उसमें जो मॉर्निंग का एलिमेंट है और जो ट्राइबल पास्ट ने जितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं उसका जो दुख है, और उसके बाद एक टचिंग और एक पॉइगनेंट किस्म का जो एक रिमाइंडर है, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है कि जो इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो कैसे इंडिजिनस कम्युनिटीज को उसने डिस्टर्ब किया है, खराब किया है और परेशान किया है। अब जो एजुकेशन है, इसको अगर हम देखें तो ये भी एक इमर्जिंग किस्म की थीम है और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है और नैरेटिव को बिल्ड करता है, पर्टिकुलरली पीटर के कैरेक्टर में, जबकि वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस में जा रहा है कि उनको बैरियर्स हैं और एजुकेशन के वो मौके नहीं मिले जो बाकी लोगों को मिलते हैं। सो प्ले जो है इसने अंडरस्कोर किया है, हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंस ऑफ द कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसको मैंने आपको एक शेर की सूरत में भी सुनाया था कि आपने अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना है, तभी आप स्ट्रांग रहेंगे। कि सनोबर बाग में आजाद है, पाबे गिल भी है, कि बहुत बड़ा दरख्त है सनोबर और आजाद है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आजाद है और मजबूत खड़ा हुआ है और तनावर दरख्त की तरह खड़ा हुआ है क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में धंसी हुई हैं। तो यानी कि एक खास हद तक आजादी को एंजॉय करने के लिए एक खास हद तक पाबंदी की भी जरूरत होती है। सो कल्चरल प्रिजर्वेशन बड़ी जरूरी है और उससे जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। और जो सोसाइटल चैलेंजेस हैं और उसकी जो नॉर्म्स हैं, ये एडवोकेट कर रही हैं कि हम जो डाइवर्सिटी है इससे ही यूनिटी ला सकते हैं, कि हम मुत्तहिद तभी रह सकते हैं जब हम ज्यादा चीजों को समाने की, बर्दाश्त करने की और उनके साथ जीने की और एक डाइवर्स किस्म की सिचुएशन में अपने सर्वाइवल को मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं, तो तब ही हम यूनाइटेड रह सकते हैं। The Dreamers has a timeless quality despite its premiere in 1982. 1982 में ये दिखाया गया था। So it resonates with the audience through its universal theme and powerful storytelling. बहुत जबरदस्त तरीके से कहानी बताई गई है और जेक डेविस जो है, इन्होंने इस प्ले से कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ और सिर्फ, ना कि उन्होंने एबोरिजिनल हिस्ट्री को प्रिजर्व किया है, बल्कि उनके कल्चर को भी प्रिजर्व किया है और एक ब्रॉडर कन्वर्सेशन की है उन्होंने कि सोसाइटी में हार्मनी की और अंडरस्टैंडिंग की कितनी जरूरत है। एक छोटी सी फैमिली की एग्जांपल्स उन्होंने बताया है हमें। तो ड्रीमर्स हमें इनवाइट करता है एज एन ऑडियंस कि हम अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करें और उन चैलेंजेस को कंसिडर करें और अपने मौजूदा जो प्रेजेंट है हमें उसको इम्प्रूव करें और हम एनविजन करें एक ऐसा फ्यूचर जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी हो और उसको हम सेलिब्रेट करें और एम्ब्रेस करें, उसको कबूल करें कि मतलब लोग काले हैं, लोग गोरे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग अनपढ़ हैं, लोग मुख्तलिफ किस्म के हैं, लोग डाइवर्स हैं, लोग यूनिक हैं और हमें उनकी यूनिकनेस को और उनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, ना कि हमें इस वैरायटी के अगेंस्ट जाना है। तो और ये भी कहते हैं कि जो वैरायटी इज द टेस्ट ऑफ लाइफ, इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। बेसिकली वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। सो वैरायटी नहीं होगी तो मोनोटनी होगी। Let's get started with the themes of the novel. First theme of the novel is cultural identity and racism. This play explores the challenges of maintaining cultural identity in a changing world. So जो characters हैं play के, जिनमें वुरू, the old man, Dolly, the niece of the वुरू, मीना, शेन, रॉय, एली, पीटर एंड डैरेन, ये तमाम कैरेक्टर्स हैं। ये डिफरेंट किस्म के रेसिज्म, मार्जिनलाइजेशन, प्रेजुडिसेस जो हैं और डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इस प्ले में। और जो प्ले का नैरेटिव है उसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड वी कैन डेल्व इनटू कि ये एबोरिजिनल फैमिलीज जो हैं वो अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से और जो कंटेम्प्रेरी हम असरी जो मौजूदा जो रेसिस्ट एटीट्यूड जो हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो एक्शंस हैं, उनसे किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं और किस तरह चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और प्ले एड्रेस करता है कि यूरोपियन कॉलोनाइजेशन जो हुई है उसने किस तरह एबोरिजिनल
कल्चर जो है उसको इम्पैक्ट किया। और जो कैरेक्टर्स हैं उनसे हमें ये भी पता लगता है कि एबोरिजिनल होने की वजह से या ऑस्ट्रेलिया में मार्जिनलाइज्ड होने की वजह से किस किस्म का नुकसान उन्होंने बर्दाश्त किया है और किस तरह उनके जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ हैं, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है और जो उनका लैंड के साथ, अपनी जमीन और इलाके के साथ कनेक्शन है, वो किस तरह इफेक्ट हुआ है। और जो वॉलेज फैमिली है स्पेशली जो हम इस प्ले में डिस्कस कर रहे हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश की है, हालांकि उन्होंने ये तमाम मसाइल फेस किए हैं। असिमिलेशनिस्ट किस्म की जो पॉलिसीज है और जो सोसाइटल प्रेशर है उनके अंदर भी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए वो बहुत ही चैलेंजेस से गुजर रहे हैं और स्ट्राइव कर रहे हैं। ये प्ले एक किस्म की टेंशन को भी एक्सप्लोर करता है कि कोई एक टग ऑफ वार चल रही है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, अपने हेरिटेज को मेंटेन करना चाह रहे हैं, इवन कि वो जितनी भी शिफ्ट और ट्रांजिशन आ रही है और चेंज आ रही है सर्कमस्टेंसेस में, उनके साथ अडेप्ट करते हुए मींस के कंटेम्परेरी वर्ल्ड के साथ भी गुजारा कर रहे हैं और अपने हेरिटेज को भी प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो हम पीटर का कैरेक्टर, अगर हम नॉवल को पढ़ें या बाकी वीडियोस देखें या कैरेक्टर एनालिसिस देखें तो आपको पता लगेगा कि पीटर का जो कैरेक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है एबोरिजिनल हेरिटेज को कंटिन्यू करवाने के लिए, क्योंकि वो 18 साल की उम्र को पहुंच चुका है और जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उसकी आइडेंटिटी के ऊपर कि एक तरफ उसका कल्चर है और दूसरी तरफ मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन खड़ी हुई है। नेक्स्ट थीम इज ऑब्वियसली मार्जिनलाइजेशन। सो जो प्ले का नैरेटिव है वो एक्सप्लोर करता है डिस्क्रिमिनेशन जो वॉलेज फैमिली फेस करती है और ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर सोसाइटल प्रेजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन और जो उनके साथ मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी वाला जो बिहेवियर अडॉप्ट किया जा रहा है। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, जो लोकल्स हैं, हिस्टोरिकली और कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में उनको सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज किया गया है और ये प्ले डिपिक्ट करता है कि जो वॉलेज फैमिली है वो स्ट्रगल करती है गुर्बत के अगेंस्ट, उनके पास अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं और उन सोसाइटल प्रेजुडिसेस भी हैं या डिस्क्रिमिनेशंस भी हैं। और कैरेक्टर एनकाउंटर करता है इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म, जिस तरह के एपार्टीड ईरा जो था जो अफ्रीका में, बिल्कुल उस तरह का, जिसमें हमने स्टोलन जनरेशन का भी जिक्र किया है कि बच्चों को एज ए पॉलिसी अलग किया जाता था वालिदैन से। जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं वो परपेचुएट कर रही हैं, फैल रही हैं उनकी मार्जिनलाइजेशन में। और ये इश्यूज जो हैं ये हमें तालीम में, एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में और हेल्थ केयर में, सेहत के मामलों में भी नजर आते हैं कि जिस फील्ड में भी जाएंगे उनको वहां पे प्रॉब्लम्स और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इसकी अगर एग्जांपल को हम डिस्कस करें तो जितने भी इंस्टेंसेस हैं जिसमें वॉलेज फैमिली जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती है और उसके अगेंस्ट अपनी रेजिलियंस को शो करती है और अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करती है, हालांकि माहौल उनके खिलाफ है, उनके लिए सहूलतमंद नहीं है या उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी एक एनवायरनमेंट है, फिर भी वो लोग जिस तरह लाइफ को नेविगेट करते हैं, तो ये सारी सिचुएशन मार्जिनलाइजेशन को एग्जाम्प्लीफाई करती है। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल यूनिटी। तो ये जो प्ले है ये पोटेंशियल फॉर दी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स को भी एम्फेसाइज करता है। जिस तरह के एली कजन है और जो डैरन है वो भी आउटर फैमिली से और वाइट भी है, लेकिन फिर भी उनके साथ एडजस्ट कर रहा है एबोरिजिनल फैमिली के साथ, वॉलेज के साथ। तो ये प्ले हमें प्रेजेंट करता है कि जो इंटरेक्शन है बिटवीन दी एबोरिजिनल कैरेक्टर्स और जो नॉन इंडिजिनस इंडिविजुअल्स हैं, और ये तमाम किस्म की एक क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को हमारे सामने उभार के लेके आता है। जिस तरह के लियोनार्ड डेविस जो है, जैक लियोनार्ड डेविस, इन्होंने हमें प्रेजेंट किए। ये जितने भी एनकाउंटर हैं ये हाईलाइट करते हैं मोमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और कल्चरल क्लैश। हालांकि कल्चरल क्लैशेस हैं और डिफरेंसेस हैं, फिर भी ये प्ले एम्फसाइज करता है कि शेयर्ड ह्यूमैनिटी और कॉमन एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को कनेक्ट करते हैं, हालांकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं। सो मीन्स कि हम डिफरेंट बैकग्राउंड्स होने के बावजूद अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं और लाइफ को गुजार भी सकते हैं और सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। So, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें हमें मोमेंट्स ऑफ एम्पैथी मिलती हैं, रहमदिली का एक आंसर मिलता है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग मिलती है और उनके एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक जैसे प्लान्स हैं और एस्पिरेशंस हैं और वो ट्रांसेंड करते हैं कल्चरल बाउंड्रीज को, मीन्स के बियॉन्ड कल्चरल बाउंड्रीज चले जाते हैं। इंसानी ख्वाहिशात या बेसिक ह्यूमन फ्लॉज या बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है वो बियॉन्ड कल्चरल बाउंड्रीज हैं, वो सब की एक जैसी हैं। तो जितना भी एबोरिजिनल फैमिली का डैरन के साथ और एली के साथ, डैरन जो एक वाइट बॉय, इंटरेक्शन हमें प्ले के अंदर नजर आता है, वो बेसिकली इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज को और पॉसिबिलिटीज को जो कि क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप में हो सकती हैं, पॉसिबली हो सकती हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस। सो रेजिलियंस जो है बर्दाश्त, प्लायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सप्टलनेस, ये एक प्ले का रेकरिंग थीम है और ये वॉलेज फैमिली की एक एबिलिटी को शो करता है कि उनके अंदर कितनी एंड्योरेंस है कि वो चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, सफरिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं। सो डिस्पाइट फेसिंग मार्जिनलाइजेशन, हालांकि उनके साथ
डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन फिर भी कैरेक्टर्स जो हैं वो डेमोस्ट्रेट करते हैं रेजिलियंस और रेजिस्टेंस, और वो मुख्तलिफ किस्म के रास्ते अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को असर्ट करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, और जो ऑप्रेसिव सिस्टम के चैलेंजेस हैं और जो एक एडवर्सिटी है, मसाइल हैं, उसके बावजूद उनकी डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ जो है उसने उनकी बका को कायम रखा हुआ है, और वो फिर भी सरवाइव कर रहे हैं और उस मार्जिनलाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी और एनवायरनमेंट के अंदर अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखे हुए हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सो ये जो प्ले है ये एम्फसाइज करता है कि कम्युनिटी सपोर्ट, सॉलिडेरिटी और एबोरिजिनल इंडिविजुअल्स जो हैं और तमाम कम्युनिटीज के अंदर जो वो चैलेंजेस कॉन्फ्रंट कर रहे हैं और जो मार्जिनलाइजेशन ने उनको चैलेंजेस पोज किए हुए हैं, उसके बावजूद मींस के उनकी जो आपस में फैमिली की सपोर्ट है वो ही उनकी मेन ताकत है या उनकी फोर्स है। तो इसको हम अगर एक एग्जांपल से देखें तो प्ले के अंदर आपको जो फैमिली डेली लाइफ में जो स्ट्रगल्स करती है और अपनी कैपेसिटी में वो जो मसाइल को बर्दाश्त करती है और उनके खिलाफ वो जो एक अपनी एंड्योरेंस और अपनी एक बर्दाश्त शो करती है, वो एबोरिजिनल कम्युनिटी की एक एम्बेडेड फीचर को बता रहा है कि किस तरह उनके अंदर ये चीज रच बस गई है कि वो भी हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करके भी अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली डायनामिक्स। सो द इंट्रिकेसीज ऑफ द फैमिलियल रिलेशनशिप्स आर एक्सप्लोर्ड। प्ले के अंदर एक खानदान में खानदानी तल्लुकात की जो बारीकियां होती हैं, जो नोक पलक होती है, जो डिटेल्स होती हैं, उनको प्ले में एक्सप्लोर किया गया है। सो ये शोकेस करता है कि ये जो फैमिली डायनामिक्स हैं वॉलेज फैमिली की, और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ रेशियल प्रेजुडिस और उनके जो इंटरेक्शंस हैं नॉन इंडिजिनस इंडिविजुअल के साथ, एक ब्रॉडर सोसाइटल एटीट्यूड बता रहे हैं कि वो किन मसाइल से और किन परेशानियों से गुजर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। सो ये जो प्ले है ये एक्सप्लोर करता है कि उनको जो प्रेजुडिसेस फेस हुए हैं और हर कैरेक्टर ने अपने रिलेशनशिप में रहते हुए किस तरह अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन किया है, किस तरह अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा है, या किस तरह बर्दाश्त किया है, सहा है और अपनी पर्सनैलिटी को कंपोज रखा है, वो सारा कुछ हमें फैमिली डायनामिक्स में नजर आता है। तो बेसिकली उनकी जो बेसिक सपोर्ट है वो विद इन दी फैमिली है कि बाहर तो जो कुछ है लेकिन अंदर विद इन फैमिली वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हम देख सकते हैं कि जितने भी इंटरेक्शंस हैं डॉली के एज ए मदर, रॉय के एज ए फादर, इन दोनों के आपस में एज ए वाइफ और हस्बैंड, और बच्चों के साथ एज ए फादर, और जो चिल्ड्रंस को ये इनसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज जो फैमिली लाइफ की हैं एबोरिजिनल हाउस होल्ड के अंदर जिस तरह उन्होंने बर्दाश्त की हैं वो बर्दाश्त अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी शिफ्ट कर रहे हैं। अनदर थीम इज मोर्निंग दी ट्राइबल पास्ट। अपना जो पास्ट है उसको याद करके ये लेमेंट करते हैं, परेशान रहते हैं, अफसुर्दा रहते हैं, एक ग्रीफ है, एक सैडनेस है, लेमेंटेशन है। तो ये एक सैड किस्म की टोन परमिएट करती है, छाई रहती है प्ले के अंदर, और ये अपने जो एक हार्मोनियस किस्म का ट्राइबल पास्ट है जिसमें इन्होंने जबरदस्त किस्म की लाइफ एंजॉय की है, दे लॉन्ग फॉर इट, वो उसको याद करते हैं, मिस करते हैं, डिजायर करते हैं, मींस के एक क्रेविंग है, एक यर्निंग है, एक मतलब हद से ज्यादा याद करते हैं उसको। और जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई, तो ये एक बहुत ही प्ले की एक प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन जो है उसको एक्सप्लोर करता है, स्पेशली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एबोरिजिनल कम्युनिटीज। सो ये जो उनकी डिस्पोजिशंस हैं, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी है, और फिर इसके बाद डेवस्टेटिंग किस्म के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज का बहुत ज्यादा रोल है, उन सबको एक्सप्लोर करता है, मतलब उनकी प्रेजेंस के अंदर इनकी लाइफ दिखाता है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं प्ले में जो कि लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वेज और फिर उसके बाद वो अपनी लॉन्गिंग और अपनी यर्निंग एबोरिजिनल पीपल के लिए और अपनी यूनिटी के लिए, और जो एक अच्छी दुनिया उनके ट्राइब में लोगों ने गुजारी है, उनको जब याद करते हैं तो हम उसको एग्जेम्पलीफाई कर सकते हैं कि मॉर्निंग दी ट्राइबल पास्ट प्ले के अंदर किस तरह हमें रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन particularly in the context of self discovery is explored. The play might depict education as a means of empowerment for the characters, offering them opportunities for personal growth and development. Education could be portrayed as a tool that equips individuals to navigate social challenges and advocate for their rights. The play may explore how different generations within the Aboriginal family view and value education. Younger characters might see education as a pathway to new possibilities, while older characters might have a more complex relationship with formal education given historical context. So ये पूरा जो है जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है जिसमें उनको डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर का सामना है, लेकिन उससे एक सेल्फ डिस्कवरी का सिलसिला स्टार्ट होना है जिससे उन्हें खुद के बारे में पता लगना है। सो एजुकेशन एज एन अपॉर्चुनिटी है
जो कि उन्हें उस तरह नहीं मिल रही, लेकिन वो ये समझते हैं कि थ्रू एजुकेशन वो अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं या सोसाइटी में अपना एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसको नॉवल में अगर हम एग्जाम्प्लीफाई करने की कोशिश करें तो पीटर की जितनी भी एजुकेशनल जर्नी है वो फोकल पॉइंट है और वो इलस्ट्रेट करती है उसको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उसको किन किन चीजों से उसको चीजें रिवील हुई, उसको आश्कार हुई, उसको पता लगा कि ये मसाइल चल रहे हैं, एक्सपोज हुआ वो जब सिस्टम को और डिस्क्लोज हुई चीजें उसको। सो अगेन उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी पता लगता है, वो सीखता है और उसकी सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस भी इसी में ही कंप्लीट होता है। सिंबोलिज्म ऑफ यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। सो इस प्ले में जो सिंबोलिज्म है वो एज अ मैसेज कन्वे किया गया है कि कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन द फैमिली है और ये जो प्ले है ये पोर्ट्रे करता है कि जो एबोरिजिनल फैमिली इटसेल्फ उसकी एक रिचनेस है कि उनका कल्चरल हेरिटेज जो है वो बाकी लोगों को एडजस्ट करता है और अकोमोडेट करता है और जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशंस, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस जो शो केस करती हैं कि यूनिटी तो वो सेलिब्रेट करते हैं और डाइवर्सिटी को वो एक्सेप्ट करते हैं एज अ कम्युनिटी और वो अपनी विद इन देयर कम्युनिटी वो ओन करते हैं उसको और अपनाते हैं। और वो जो दोनों कैरेक्टर एली एज अ कजन और डैरेन एज अ वाइट बॉय उस फैमिली के अंदर रह रहे हैं तो बेसिकली इनकी डाइवर्सिटी और इनकी यूनिटी की तरफ ये चीज रिफ्लेक्ट करती है। सो अगर इसको प्ले में एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो यूनिटी की रिप्रेजेंटेशन है कल्चरल डिफरेंसेस में और एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी जो कि डिस्टिंक्शंस को ट्रांसेंड करती है, मींस बियॉन्ड डिस्टिंक्शंस जाती है, जो तमाम कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट इज टॉलरेंस। सो टॉलरेंस एज द थीम कैरेक्टर्स के अंदर हाईलाइट होती है थ्रू आउट द कैरेक्टर प्ले। हम इसको 2-3 और पर्सपेक्टिव्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो उनकी टॉलरेंस है या जो उनकी एंड्योरेंस है अगेंस्ट द कल्चरल डिफरेंसेस वो डिपिक्ट करती है कि तमाम कैरेक्टर्स ने एक हद दर्जा टॉलरेंस का और एक्सेप्टेंस का मुजाहरा किया है तमाम कल्चरल डिफरेंसेस के बावजूद। तो एक ये कैरेक्टर्स की ब्रॉड माइंडेडनेस है, ओपन माइंडेडनेस है, या उनकी लीनियंस है, या उनकी फॉरबियरेंस है या पेशेंस है जो मतलब कि उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया है। सो इसमें इंडिजिनस ट्रेडिशंस को, बिलीव्स को और प्रैक्टिसेस को विदाउट इम्पेजिंग ओन कल्चर, मतलब वो अपने कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं और किसी और के ऊपर उसको मुसल्लत नहीं कर रहे और दूसरे कल्चर्स को वो छेड़ नहीं रहे। वो जिस तरह कहते हैं ना कि अपना मजहब छोड़ो नहीं और किसी के मजहब को छेड़ो नहीं, तो बेसिकली ये इस पे रह रहे हैं, जियो और जीनो दो की पॉलिसी है इनकी। सो दिस कुड इन्वॉल्व रिस्पेक्टिंग इंडिजिनस ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, तमाम चीजें, भले वो किसी का अकीदा है, भले वो किसी का ट्रेडिशन है, कोई कस्टम है उनकी, कोई रवायत है, कोई भी उनकी प्रैक्टिस है, जो काम जो वो करते हैं, तो उनके कल्चरल नॉर्म्स को कोई उनसे फर्क नहीं पड़ता। सो कैरेक्टर्स जो है वो एंगेज होते हैं डायलॉग में और प्रमोट करते हैं टॉलरेंस को और डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं डाइवर्स किस्म के बैकग्राउंड्स को और तमाम पर्सपेक्टिव्स विद इन द कम्युनिटी और विद इन द फैमिली उनको वो मतलब एज ए यूनिटी और एज ए डाइवर्सिटी के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। सो ये जो कन्वर्सेशंस हैं प्ले में हमें नजर आती हैं तो ये हमें फॉस्टर करती हैं, बताती हैं एक एम्पैथी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के, उनके दिल में एक रहमदिली या एक दूसरे के साथ मेल जोल वाला और मिलनसारी वाला एलिमेंट भी है और एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो विद इन सेल्फ डेवलप होती है। और अगेन गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट, ये कॉन्सेप्ट, इसको अगर हम प्ले में से एग्जांपल देखेंगे तो जितने भी इंस्टेंसेस प्ले में हैं जिसमें कैरेक्टर्स ने टॉलरेंस दिखाई है टुवर्ड्स एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डाइवर्स बैकग्राउंड को एक्सेप्ट किया है, वो तमाम ये एग्जांपल्स हैं टॉलरेंस की जो कैरेक्टर्स ने रिफ्लेक्ट की हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री, ये एक और थीम है, इसको हम एज ए लास्ट थीम डिस्कस करते हैं। सो प्ले हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है सोसाइटल इश्यूज पे और इनकॉर्पोरेट करता है सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री थ्रू आउट द प्ले। सो डेविस ने अपने इस काम के अंदर रिफ्लेक्ट किया है कि यूरोपियन की जो कॉलोनाइजेशन है उसने किस तरह इंडिजिनस लोकल ऑस्ट्रेलियंस को अफेक्ट किया है। और द ड्रीमर्स जो प्ले है ये हमें एक कमेंट्री ये भी देता है कि जितने भी हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं, जो तारीखी नाइंसाफियां हुई हैं और जितनी भी डिस्पोजेशंस हैं, डिस्पोजेशन ऑफ लैंड यानी कि लोगों को उनकी अपनी इनहेरिटेड लैंड से धोना पड़ गया या उनको विड्रॉ करना पड़ गया या रिमूव किया गया, और जितने चैलेंजेस एबोरिजिनल कम्युनिटीज ने स्पेशली इन द वेक ऑफ इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनाइजेशन फेस किए हैं, वो एज ए सोशल और एज ए पॉलिटिकल कमेंट्री पूरे प्ले में बताया गया है। सो एग्जाम्पल के तौर पे प्ले के अंदर जहां जहां पे भी डेविस ने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बयान किया है, बुना है, हमें बताया है एज ए नैरेटिव, और उसने एड्रेस करने की कोशिश की है तमाम उन इश्यूज को जो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस ने फेस किए हैं। सो इससे हमें एक ब्रॉडर किस्म की सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर
डेविस की एक कमेंट्री नजर आती है, एक तनकीद नजर आती है, ये एक बातचीत वो कर रहे हैं और उस पूरे पर्सपेक्टिव को हमारे सामने खोल के रख. नाउ वी डू अ क्विक critical analysis of the play. So if we look at the language, so play ने एक mixed language employ की है, इस्तेमाल की है, जिसमें नूंगर लैंग्वेज का रिफ्लेक्शन हमें नजर आता है और एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी नजर आती है जो कि एबोरिजिनल कम्युनिटीज के अंदर मौजूद है. और डेविस ने अपने काम के थ्रू और इस प्ले के थ्रू अपनी जो नूंगर लैंग्वेज है उसको भी हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है. एग्जाम्पल के तौर पे इस प्ले में नूंगर लैंग्वेज जो है उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसके डायलॉग्स हैं और उनको प्रिजर्व किया गया है और सेलिब्रेट किया गया है. और लिंग्विस्टिक हेरिटेज और जो कैरेक्टर्स की बातचीत है उसके अंदर एक न्यूंगर डायलेक्ट जो है उसको प्ले का हिस्सा बनाकर हमारे लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया गया. डेविस ने जो स्टाइल यूटिलाइज किया है वो बहुत ही रियलिस्टिक है और डायलॉग ड्रिवन है. और स्टाइल ऐसा है कि जैसे जैसे कैरेक्टर्स बात करते हैं वैसे वैसे स्टोरी डेवलप होती जाती है और बिल्कुल कैप्चर कर लेती है और पकड़ लेती है ऑडियंस को. और तमाम इंटरेक्शंस और तमाम स्ट्रगल्स जो वॉलेज फैमिली कर रही है उनकी बातों से, उनके डायलॉग से हमें पता लगता है. सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जितनी भी प्ले में कन्वर्सेशंस हुई हैं और फैमिली मेंबर्स ने आपस में जो कम्युनिकेट किया है बिल्कुल एक नेचुरलिस्टिक स्टाइल है और उन्होंने एक ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल ऑफ देयर लाइफ किया है. कोई उसमें बनावट नहीं है, कोई उसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं है, कोई सुपरफिशियलिटी नहीं है. जस्ट द ओरिजिनल नूंगर डायलेक्ट added with the Wallich family in the background of Aboriginal indigenous Australian culture. Now we look at the tone of the play. So sad tone है इसकी और एक sense of mourning और परेशानी और एक दुख तकलीफ ट्राइबल पास्ट और वो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस जो कैरेक्टर्स फेस कर रहे हैं उसका थ्रू आउट टोन जो है वो ट्रेजिक रही है या एलेजिक रही है या आप समझ लें कि सैड रही है. सो जितनी भी मूवमेंट्स हैं जो हमें रिफ्लेक्ट करती हैं एक लॉस्ट ट्रेडिशन को और सोसाइटल चैलेंजेस जो कि एक मिलंकल किस्म की टोन है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव के अंदर के ख्वाहिशात हैं जो दब रही हैं, मर रही हैं, प्रेजुडिसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म है. सो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं जो कि एबोरिजिनल्स को मार्जिनलाइज कर रहे हैं उसको एज ए सैड टोन प्रेजेंट किया गया है. सिंबोलिज्म इस प्ले में है. सो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कल्चर है, आइडेंटिटी है, यूनिटी है और इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है उसको सिंबलाइज किया है डेविस ने. सो अगेन जो रेकरिंग मोटिव है या थीम है और ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स जो हैं और जो रिचुअल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स मीन जो ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल्स, आइटम्स, जिस तरह की प्रोडक्ट्स या चीजों का जिसका जिक्र किया गया है प्ले के अंदर, और रिचुअल्स जो तमाम सेरेमनीज हैं, सर्विसेज हैं या फॉर्मेलिटीज हैं या राइट्स हैं जिनको प्ले के अंदर जिक्र किया गया वो सिंबलाइज करते हैं कैरेक्टर्स का कनेक्शन विद देयर कल्चरल रूट्स. मोरओवर वुरू का कैरेक्टर इटसेल्फ सिंबलाइज कर रहा है विजडम को कि वो बंदा बुजुर्ग है और बिल्कुल मतलब कि अपनी जिंदगी के अच्छा वक्त वो गुजार चुका है और फुल ऑफ एक एक्सपीरियंस रिचनेस है और फिर भी उसके अंदर एक तड़प है कि वो अपने एबोरिजिनल कल्चर को जिंदा करना चाहता है और अपनी आने वाली जनरेशंस को शिफ्ट करना चाहता है. तो वो भी बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है, होप को सिंबलाइज कर रहा है. नेक्स्ट इज सेटिंग. सो प्ले इज सेट इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में, जिस तरह के पहले बताया. सो प्राइमरीली विद इन द होम ऑफ द वॉलेज फैमिली, घर के अंदर की एक कहानी है और 6 महीने के एक टाइम पीरियड को कवर किया है. सो एक डोमेस्टिक बैकड्रॉप ऑफ द नैरेटिव है, पूरा वॉलेज फैमिली का एक घरेलू पूरा दिखाया गया है जो कि हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया है, कैरेक्टर एनालिसिस में भी डिस्कस किया है और समरी में भी डिस्कस किया है. सीन्स जो हैं वो डिपिक्ट करते हैं कि फैमिली की डेली लाइफ बहुत एक इंटीमेट किस्म की सेटिंग है विद इन द फैमिली. प्यार, मोहब्बत, अमन, डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस, सब कुछ. और ये एम्फसाइज करता है कि जो पर्सनल स्ट्रगल्स हैं वो ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट के अंदर चल रही हैं, लेकिन उनको जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो विद इन द फैमिली मिल रही है. इमेजरी में बहुत ही विविड और बहुत ही इवोकेटिव, सजेस्टिव किस्म की और हॉन्टिंग किस्म की इमेजरी जो है एम्प्लॉय की है और पेंट किया गया है बहुत ही डिटेल्ड कैरेक्टर्स को एज ए पिक्चर और उनकी सराउंडिंग्स को और उनके इमोशंस को, फीलिंग्स को, उनके सेंटिमेंट्स को, उनके जो रिएक्शंस हैं, उनके जो पैशंस हैं, उनकी जो एस्पायरेशंस हैं, सेंसेशंस हैं, उनकी जो एक्साइटमेंट्स हैं, सबको इमेजरी में बहुत जबरदस्त तरीके से पेंट किया गया है. सो जो डिस्क्रिप्शंस हैं ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप की और जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी मसाइल, अपनी परेशानियां, तो वो एक बिल्कुल टिपिस्ट्री से एक मतलब कलरफुल सी एक इमेज बना रही हैं और वो एनहेंस कर रही हैं ऑडियंस की कनेक्शन स्टोरी के साथ. कि जैसे जैसे आप स्टोरी को पढ़ते हैं या इसको देखते हैं प्ले होता हुआ तो आप कनेक्ट होते जाते हैं एबोरिजिनल्स के साथ, उन कैरेक्टर्स के साथ, एंड यू फील वन विद देम और उनका मसला आपको अपना मसला लगता है और उनकी परेशानी आपको अपनी परेशानी लगती है. नाउ वी लुक एट द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन द प्ले. सो फॉर मेटाफर, आवर ड्रीम्स आर लाइक सीड्स planted in the ground, waiting for the rain of justice to make them grow. So इस फ्रेज में एज ए मेटाफर यूज किया गया है सीड्स को
और वो सिंबलाइज कर रहे हैं पॉजिटिव चेंज को, और वो उम्मीद से हैं कि एक जस्टिस की बारिश होगी, इंसाफ की बारिश होगी, और जो एक नेसेसरी कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगी, और हमारे जो ख्वाब हैं वो फ्लोरिश करेंगे, खिलेंगे। मींस के बीज को एज ए मेटाफर लिया गया है सीड को, और रेन ऑफ जस्टिस, अगेन जस्टिस को एज ए रेन मेटाफर के तौर पे यूज किया गया है। सिमिली, सो इफ वी टॉक अबाउट द सिमिली, हर लाफ्टर bubbled like a fresh water spring, bringing life to our weary hearts. So means laughter, bubbling, and like fresh water spring. So means ये जो चीज है ये simile है. So likeness of the sound of laughter to a fresh water spring, emphasizing its refreshing and revitalizing effect on characters. जबरदस्त, बहुत बेहतरीन. तो revitalizing, energizing, stimulating, uplifting. So look at the personification. The wind whispered ancient stories to the trees, sharing secrets only they could understand. So wind whispering, sharing ancient stories. So it is basically he's personifying. So personifying the wind, the playwright Davis has imbued with the ability to communicate and share stories with the trees, creating a sense of nature's wisdom. So ये उन्होंने personify किया. Symbolism, the setting sun, a blazing orange orb, signaled the end of another day filled with struggles and hopes. So setting sun, a blazing orange orb. Orb means globe, sphere, planet, ball, एक बड़ा गोल, आग का गोला. So इस सेटिंग में इन्होंने सन, सूरज को सर्व किया एज ए सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लो ईयर को, एनकैप्सुलेट कर रहा है एक साइक्लिक नेचर को, मींस एक रात एक दिन खत्म हो रहा है तो दूसरा दिन दोबारा आएगा, और वो फिर स्ट्रगल से भरा होगा, और चैलेंजेस से भरा होगा, और उम्मीदों से भरा होगा, और ऑब्जेक्टिव्स और एस्पिरेशन से भरा होगा. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. So Dolly's delicate dance, a mesmerizing moment of grace and grief. So Dolly's delicate dance, D D D da da da. So ये जो repetition है da sound की, Dolly's delicate dance. So ये एक rhythmic quality, तो means use of alliteration है basically. Emotional complexity और moments को ये reflect कर रहा है, लेकिन writing में as an alliteration, Dolly's delicate dance, alliteration. So hyperbole. The weight of their expectations bore down on him like a mountain. So means the weight of their expectations. So expectations don't have weight, but they have weight. So hyperbole बहुत ही exaggerated किस्म का एक burden दिखाया है expectations का, जिन्होंने जो इतना overwhelming है और उसका इतना pressure है कि वो हर character ने feel किया और उसके नीचे दब गया, जिस तरह बंदा पहाड़ के नीचे दब जाता है. So irony. In the heart of the city where progress is praised, the Wallich family felt the most stagnant. सब खुश हैं, लेकिन वॉलेज फैमिली जो है वो स्टैग्नेट है. स्टैग्नेट मींस कि स्टिल, मोशनलेस. जिस तरह के ये एक स्टैग्नेट पानी होता है ना, उसमें बदबू आने लग जाती है, सो मींस उस सेंस को दिया. सो आयरनी लाइज इन द कंट्रास्ट बिटवीन द सिटीज रेपुटेशन फॉर प्रोग्रेस, के शहर तो तरक्की कर रहा है, लेकिन जो वॉलेज फैमिली के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो स्टैग्नेट, बहुत मिलंकुलस हैं, और एक डिस्पैरिटी है परसेप्शन और रियलिटी की, कि एक तरफ प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, और दूसरी तरफ एक होपलेस सी सिचुएशन दिखाई गई है, एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाई गई है, और मार्जिनलाइजेशन दिखाई गई है. सो वी एंड विद द इमेजरी. सो मून हंग इन द स्काई लाइक अ सिल्वर लैंटर्न, कास्टिंग अ जेंटल ग्लो ऑन द स्लीपिंग लैंडस्केप. सो मून हंग इन द स्काई लाइक अ सिल्वर लैंटर्न. सो एक इमेजरी है, और बहुत ही विविड ओपन किस्म की इमेजरी है, जो कंपेयर कर रही है सिल्वर लैंटर्न को मून के साथ, और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इल्यूमिनेटिंग मून की क्रिएट कर रही है उसकी सराउंडिंग के हिसाब से, और हमें रिफ्लेक्ट करवा रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि बिल्कुल एक सिल्वर लैंटर्न की तरह है, जो पूरे एक स्लीपिंग लैंडस्केप को हमारे सामने एक जेंटली ग्लो कर रहा है. तो एज ए इमेजरी यूज किया गया इसको. सो लेट्स लुक एट द सिलेक्टेड कोट्स. द फर्स्ट कोट इज, वी बिलोंग हियर नॉट ऑन द सेटलमेंट, नॉट ऑन अ रबिश डंप, बट हियर. तो ये बेसिकली एक एम्फेसिस है कैरेक्टर का, और वो असर्ट कर रहा है, हक जता रहा है अपना, एक डिक्लेरेशन दे रहा है, एक प्रोक्लेमिनेशन है, एक स्टेटमेंट है, एक अफर्मेशन है कि हम यहाँ पे बिलोंग करते हैं, और ये हमारे आबा अजदाद की जमीन है, और वो यहाँ रहे हैं, हमारे बाप दादा यहाँ रहे हैं. और उन चैलेंजेस का जिक्र कर रहा है कि कैसे फोर्सफुली उनको मार्जिनलाइज किया गया और रीलोकेट किया गया, या अपनी जगह, अपने वालिदैन या अपने आबा अजदाद की जगह छोड़ने पर मजबूर किया गया. नेक्स्ट कोट इज, आई एम प्राउड टू बी एन एबोरिजिनल एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीबडी स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग एन एबोरिजिनल. सो अपनी शख्सियत और अपनी आइडेंटिटी जो है उसके बारे में जो बयान किया गया है इसमें, और ये कैरेक्टर की एक डिटर्मिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है, एक उनकी विल पावर है, एक उनका रिजॉल्व है,
पर्पस है, एक फोर्टिट्यूड है, ग्रिट है उनकी, कल्चरल आइडेंटिटी डिस्पाइट प्रेशर्स एंड डिस्क्रिमिनेशन के, जितने भी प्रेशर्स हैं, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, जितने भी प्रेजुडिसेस हैं, उनके बावजूद वो डिटरमिन्ड हैं। द नेक्स्ट कोट इज आई विल फाइट फॉर माई किड्स, फॉर देयर फ्यूचर, फॉर देयर एजुकेशन, फॉर देयर लाइव्स। तो ये भी बेसिकली एक डिटर्मिनेशन है, एक रेजिलियंस है, और ये बता रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकते और वो उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए और उनकी तालीम के लिए खुद का पेट काट सकते हैं, लड़ सकते हैं, तमाम मुसीबतें झेल सकते हैं। बेसिकली ये इसकी रिफ्लेक्शन है। द नेक्स्ट इज वी आर ऑल ऑस्ट्रेलियंस एंड वी शुड ऑल बी इक्वल, मीन्स के हमें क्यों मार्जिनलाइज किया गया है। तो बेसिकली ये कैरेक्टर की एक डिजायर है कि वो इक्वालिटी चाह रहा है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं और जिनको एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस को हमेशा एनकाउंटर करते हैं और फेस करते हैं, उनको बेसिकली चैलेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वी यूज्ड टू लिव ऑफ दिस लैंड एंड नाउ दे टेल अस वी हैव गॉट टू लिव ऑफ चैरिटी, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट राइट। तो हम इसी जमीन पे रह रहे थे और कमा रहे थे और खा रहे थे, और अभी हमें खैरात पे, चंदे पे और चैरिटी पे रहने पे मजबूर किया जा रहा है, जो कि ना कि ठीक है और ना ही ये अच्छा है। सो ये कैरेक्टर की अगेन फ्रस्ट्रेशन को हाईलाइट करता है कि जो उनके ट्रेडिशनल वेज हैं, जो उनकी लाइफ है, और वो जो उनकी रेजिस्टेंस है कि वो एक चैरिटी पे डिपेंड, मतलब वो इतने मजबूर हो गए हैं कि अभी उनकी कोई और रिसोर्स ही नहीं रह गई, सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह गई, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रह गई, कोई बिजनेस नहीं रह गया, तो उनको इतना मार्जिनलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज देयर इज नो प्लेस फॉर अस इन द टाउन एंड देयर इज नो प्लेस फॉर अस इन द बुश, वेयर आर वी सपोज्ड टू लिव। ना हमें झाड़ियों में या जंगलों में रहने दिया जा रहा है, ना हमें आबादियों में रहने दिया जा रहा है, तो हम किधर जाएं। सो ये भी कैरेक्टर की एक सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट को और एक डिस्पोजेशन जो उनकी है, और जो उनकी लैंड उनसे ले ली गई है, और जितने वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनके घर से बेघर कर दिया गया है, और बिल्कुल इन द फाइंडिंग अ स्पेस वेयर दे ट्रूली बिलोंग, मींस कि अभी वो जगह ढूंढना चाहते हैं जहां से उनका ताल्लुक है और वो जहां पर रहें। नेक्स्ट, आई डोंट वांट चैरिटी, आई वांट अ चांस, अ फेयर गो, मींस कि वो अगेन एक फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं कि मुझे खैरात नहीं चाहिए, मुझे डोनेशंस नहीं चाहिए। चैरिटी को मल्टी पर्सपेक्टिव्स में ले सकते हैं, एक एड हो सकती है, हेल्प हो सकती है, असिस्टेंस हो सकती है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, कोई ऑफरिंग या हैंड आउट हो सकता है। सो मींस कि हमें चैरिटी नहीं, चांस चाहिए, मौका चाहिए, और एक फेयर गो चाहिए, मींस के मेरिट के ऊपर हमें बराबरी की बुनियाद पे प्लेटफॉर्म दिया जाए। सो अगेन ये आर्टिकुलेट करता है, बताता है कि कैरेक्टर जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाह रहा है, पैटर्नलिस्टिक चैरिटी जो है उससे अवॉइड कर रहे हैं, मींस के अथॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो एक मींस के ये मदद है, इस पे गुजारा करो बस, उससे वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं। और अगेन ये एम्पावरमेंट की थीम जो है उसको हाईलाइट कर रहा है कि मींस एम्पावर अस, हमें चैरिटी नहीं चाहिए, हमें चांस चाहिए, बाकी हम कमा खुद लेंगे। सो द नेक्स्ट, इट्स टाइम फॉर अ चेंज, इट्स टाइम फॉर जस्टिस, ये तब्दीली का वक्त है और ये इंसाफ का वक्त है। सो अगेन सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें जस्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और स्टेटस को खत्म करने के लिए जो कि परपेचुएट कर गया है, फैल गया है, और उसने इनइक्वालिटी भी फैला दी है, उसको खत्म करने के लिए थ्रू जस्टिस एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। नेक्स्ट कोट इज आई हैव गॉट टू लर्न टू लिव विद देम, वी ऑल डू, देयर इज नो अदर वे, हम सीख गए हैं उनके साथ रहना और हम रह रहे हैं, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। सो ये रिफ्लेक्ट करता है एक बहुत ही नुआंस, बड़ा इंट्रिकेट और बड़ा डिटेल्ड किस्म का पर्सपेक्टिव कि क्रॉस कल्चरल रिलेशंस जो हैं और उनमें जो एक नेसेसिटी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और एक हार्मोनियस सोसाइटी के अंदर जो को एग्जिस्टेंस का एलिमेंट है, उसकी तरफ ये रिफ्लेक्शन है। सो वी गो विद द लास्ट कोट, सो आवर ड्रीम इज द लैंड इज आर्स, हमारा ख्वाब हमारी जमीन है और वो जमीन हमारी है। सो अगेन ये रेकरिंग थीम है, एक मोटिव है जो एम्फसाइज करता है कैरेक्टर्स की डीप कनेक्शन विद देयर एंसेस्ट्रल लैंड, आबा व अजदाद की जो जमीन है, जो अपना घर है, जो अपना इलाका है, उस जगह से ताल्लुक बार बार बहुत पावरफुल अंदाज में रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो अगेन इट पोर्ट्रेज द लैंड एज बोथ अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी एंड अ ड्रीम दैट सिग्निफाइज कल्चरल कंटिन्यूटी। सो ये जितने भी मैंने ये कोट्स दिए हैं, तो हर ड्रामे के साथ मैं 10 कोट्स जो है उनको कवर कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये कि जिस वक्त भी हम ये पढ़ेंगे तो बहुत कोट्स बेसिकली बहुत डीप वर्ड्स होते हैं, और बहुत ज्यादा मोटिव्स को और बहुत ज्यादा बात को उन्होंने 1-2 सेंटेंसेस में समाया होता है। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव यह है कि जो भी बंदा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाह रहा है इन ड्रामास की या इस लिटरेचर की, या एक डीप इनसाइट लेना चाह रहा है इसकी थीम्स के बारे में, तो उसमें हम ये जो कोट्स हैं इनको रेफर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एज ए कोटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे अपनी स्पोकन और अपनी जो रिटन हमारी स्किल्स हैं उनको हम ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा
ऑथेंटिकेटेड बना सकते हैं। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।